हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टअप वाला टॉपिक। स्टार्टअप की थ्योरी आपकी 5 नंबर की फिक्स आएगी, 5 मार्क्स की फॉर श्योर। 4 या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा आपका, फॉर श्योर आएगा। इसका अलग से वेटेज दे रखा है ICAI ने, तो ये वाला आपका फॉर श्योर आने ही वाला है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप। तो स्टार्टअप होता क्या है? तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा 16 जनवरी 2026 को, है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया था, एक मीटिंग की थी। सब कहाँ किया था? राष्ट्रपति भवन दिल्ली में एक मीटिंग की थी। सब स्टार्टअप ओनर को बुलाया, सब यूनिकॉर्न मेंबर को बुलाया, जो भी बिजनेसेस सबको बुलाया, सबको एड्रेस किया। और कौन सा डे सेलिब्रेट किया? स्टार्टअप डे। ठीक है, तो इंडिया स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया था। कब किया था? 16 जनवरी 2026। ये हर साल करते हुए आ रहे हैं। स्टार्ट कब से हुआ था? 16 जनवरी 2016। ठीक है, तो ये तो बस ऐसे ही नॉलेज पर्पज के लिए। अभी स्टार्टअप होता क्या है? बेसिक स्टार्टअप होता क्या है, उसके पहले आप ये समझो कि स्टार्टअप है ना, ये एक टैग है खाली। कि मान लो एक पर्सन था, उसने एक बिजनेस चालू किया। ठीक है, उसने एक बिजनेस चालू किया। किसका बिजनेस चालू किया? उसने चाय बेचने का बिजनेस चालू किया। ठीक है, उसने धीरे धीरे अपने लोकल जगह पे चाय बेच रहा था। ठीक है, धीरे धीरे उसकी कंपनी बड़ी होती गई, उसने 4 जगह अपनी और ब्रांच लगा दी। ठीक है, पहले जयपुर चाय बेच रहा था, फिर वो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, इधर वो क्या बेचने लग गया? चाय बेचने लग गया। ठीक है, एक दिन गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोला कि आपने ये कंडीशन मीट कर दी है, तो आपको एक टैग मिल जाएगा। उस टैग के थ्रू आपका बिजनेस अब स्टार्टअप बोलने लग जाएंगे अब आपके बिजनेस को। ठीक है, आपके बिजनेस को स्टार्टअप बोलने लग जाएंगे। तो वो कौन सी ऐसी कंडीशन उसने पूरी करी होगी, फुलफिल की होगी, जिससे उसका बिजनेस को स्टार्टअप बोलने लग गए अपन? ये सिंपल एक टैग है। ये पहले भी बिजनेस था, अभी भी बिजनेस है, आफ्टर स्टार्टअप टैग भी वो बिजनेस ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, बिजनेस में कोई भी चेंज नहीं हुआ। बस उसको टैग मिल गया। अब टैग मिलने का फायदा क्या हुआ? टैग मिलने से क्या फायदा होता है? वो लोन लेने जाएगा तो उसे कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाएगा, उसे और बहुत सारे पर्क्स होते हैं, टैक्सेशन में उसको थोड़ी रिलीफ होती है। इसलिए हर एक बिजनेस चाहता है कि हमें स्टार्टअप का टैग मिल जाए। ठीक है, ये टैग लेने के लिए उसे क्या क्या कंडीशन मीट करनी पड़ेगी? तो मेरे पास कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। क्या होना चाहिए? कि मेरे को 10 साल ही होने चाहिए। कहां से? इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन से। 10 साल कहां से? मेरे को 10 साल से ज्यादा नहीं हो जाने चाहिए बिजनेस चालू करे हुए। मतलब कि मान लो मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था 2015 में। ठीक है, अभी आ गया हूं 2025। तो अगर मैं ये 10 साल के अंदर अंदर ही ना स्टार्टअप का टैग एंजॉय कर सकता हूं, 2026 में मैं स्टार्टअप हो ही नहीं सकता। चाहे मैं कंडीशन मीट कर रहा हूं, पर मैं स्टार्टअप नहीं हूंगा। क्या होना चाहिए? कि मेरा 10 साल तक ही मैं स्टार्टअप का टैग एंजॉय कर सकता हूं, मैक्सिमम 10 ईयर। 10 ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। अब ये दो वर्ड होते हैं, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, इनमें फर्क क्या होता है? तो अगर कोई भी कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी है, तो उसके लिए वर्ड हमेशा इनकॉर्पोरेशन आएगा। अगर तुम्हारी पार्टनरशिप है, या तुम्हारा सोल प्रोप्राइटर है, तो तुम्हारा वर्ड क्या आएगा? रजिस्ट्रेशन। फर्म और इंडिविजुअल बिजनेस रजिस्टर होते हैं, पर कंपनी हमेशा इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, तो आपकी पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि उसका 10 साल से ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी, यार उसका टर्नओवर है ना, उन 10 सालों के अंदर कभी भी 100 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 10 साल के अंदर कभी भी 100 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 100 करोड़ तक रहेगा चलेगा, 100 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन, वो ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो इनोवेशन के लिए बनाओ, जो डेवलपमेंट के लिए बनाओ, जो इंप्रूव करे। इंप्रूव क्या करे? क्या तो प्रोडक्ट इंप्रूव करे, क्या प्रोसेस इंप्रूव करे, या सर्विस इंप्रूव करे।
कि मतलब मैं चाय बना रहा हूँ तो मैंने चाय की क्वालिटी एकदम टॉप नॉच रखी है, तो मैंने प्रोडक्ट मेरा अच्छा किया, ठीक है। प्रोसेस, मैंने चाय के प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया। मैंने, मेरी चाय नॉर्मल चाय जैसी है पर मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इतना दूध डलेगा, इतना चीनी डलेगी, इतना मेरी इलायची पाउडर डलेगा, इतना ये इतना वो, ठीक है। ये मैंने क्या स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो मैंने प्रोसेस इतनी अच्छी कर दी। या प्रोसेस भी मेरी नॉर्मल है, एक बंदा चाय बनाता है अपने अकॉर्डिंग डाल देता है। ये ना करके मैंने क्या किया, मैंने सर्विस इंप्रूव कर दी। जो भी कोई जाता है मैं उसका होस्ट इतने अच्छे से करता हूं ताकि वो वापिस से उधर आना चाहे। तो इधर वो इंप्रूव किसको कर रहा है, प्रोडक्ट को, प्रोसेस को या सर्विस को। इनोवेशन कर रहा है, कुछ भी डेवलपमेंट कर रहा है या इंप्रूव कर रहा है प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस। और ये पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, तो मैं उसे स्टार्टअप बोल सकता हूं, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन है कोई भी स्टार्टअप होने के लिए, 3 कंडीशन कि उसको 10 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कहां से नहीं होने चाहिए, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन से 10 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अप टू 10 ईयर तक वो स्टार्टअप का टैग एंजॉय कर पाएगा, 11th ईयर पे उसका स्टार्टअप का टैग चला जाएगा। दूसरा कंडीशन, उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, वो इनोवेशन, डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विसेज, और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ठीक है। अभी क्या होता है, एक बार अगर मैंने ये जो भी बिजनेस मैंने बनाया, चाय वाला बिजनेस ये मैंने बनाया, ये बोल रहे कि आपका ना न्यू बिजनेस होना चाहिए, ये आपका न्यू बिजनेस होना चाहिए। मतलब कि आपने ऐसा नहीं किया कि कोई पहले का बिजनेस था उसी को बंद करके आपने ये बिजनेस चालू कर लिया, नहीं। तो आपका क्या होना चाहिए, ये न्यू बिजनेस होना चाहिए। स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बनाओ कि पहले के 2 कोई बिजनेस थे उन्हें तोड़ के एक नया बिजनेस बना लिया, या एक पहले बिजनेस था उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके दूसरा बना लिया और उसे तुम बोलो स्टार्टअप का टैग एंजॉय करूंगा मैं, नहीं। तो अगर तुम्हें स्टार्टअप का टैग एंजॉय करना है तो स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन वाला बिजनेस होना चाहिए। अभी चलो इसको क्या अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये एक लड़का है, उसको ये लड़की पसंद आई, ठीक है। इन दोनों ने बात की तो इसको ये लड़की पसंद आई और इसकी ये कंडीशन की मेरी वाइब मैच हो रही है, ये वो 3-4 इसने अपनी कंडीशन मैच हुई इसकी, तो इसने टैग दे दिया कि वी आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। ये इन्होंने एक दूसरे ने इनको क्या दे दिया, टैग दे दिया। तो इस टैग, वही ये टैग हो गया स्टार्टअप, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगा यूनिकॉर्न क्या होता है, तो उधर से ये लिंक करूंगा एग्जाम्पल, ठीक है। स्टार्टअप के लिए मेरे को 3 कंडीशन, क्या क्या 3 कंडीशन है, 10 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ से रेवेन्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मेरा इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विसेज के लिए बनाओ, और ये हाईली पोटेंशियल होता हो कि मेरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ठीक है। और ये किससे नहीं बनाओ, स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन से ना बनाओ, ठीक है। स्टार्टअप इतना सा तुम्हें समझ में आया 5 मिनट में। अगर तुम्हें रिवाइज करना हो तो ये वाले चार्ट से रिवाइज कर सकते हो तुम, कि मेरा स्टार्टअप अप टू पीरियड ऑफ 10 ईयर, turnover does not exceed 100 crore, innovation development of product, process and services formed by split up or reconstruction is not considered as a startup, ठीक है। ये मेरा हो गया। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप देखोगे ना हर तीसरे अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसे। ये लास्ट अभी जो Jan 26 अटेम्प्ट हुआ उसमें भी पूछा है, ठीक है। ये हर एक दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में ऐसे ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो क्वेश्चन क्या है, अपार्ट फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट there are the quite few other reason why government become a sustainable environment for startup to thrive, कि मतलब गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ना अभी गवर्नमेंट है ना, नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, पार्लियामेंट में जाके एड्रेस किया था सबको, तो गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है। गवर्नमेंट तो बोल ही रही है कि और ज्यादा स्टार्टअप आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। गवर्नमेंट के सपोर्ट के अलावा इंडिया में और बहुत सारे रीजन है कुछ, जो इंडिया ना सस्टेनेबल एनवायरमेंट बन गया है फॉर स्टार्टअप टू थ्राइव इन, कि लोग इधर आए और स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, लोग इंडिया में आना चाहते हैं और अपने स्टार्टअप खोलना चाहते हैं। क्यों, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, वो एक ठीक है, वो एक पॉइंट हो गया। उसके अलावा और कौन से पॉइंट है कि बाहर वाले लोग भी इंडिया में आके स्टार्टअप खोलना चाहते हैं। तो फर्स्ट वाला है वेराइटी ऑफ फंडिंग ऑप्शन अवेलेबल, कि इंडिया में ना फंडिंग ऑप्शन बहुत इजीली अवेलेबल है। मतलब कौन से फंडिंग ऑप्शन, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, सीड फंडिंग, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, ठीक है। ये सब आपको मैं पढ़ाऊंगा, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, सीड फंडिंग क्या होता है, ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे फंडिंग ऑप्शन अवेलेबल है। पूलिंग ऑफ टैलेंट,
मिलियन ऑफ कॉलेज एंड बी स्कूल मतलब बिजनेस स्कूल, IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, तो ये बिजनेस स्कूल्स वाले है ना, बहुत सारे बोलते हैं कि आपके मिलियन ऑफ स्टूडेंट है ना जो ग्रेजुएट होते हैं कॉलेज से और बी स्कूल से, उन स्टूडेंट के पास बहुत सारी नॉलेज और स्किल होती है, वो अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप में ग्रोथ करते हैं, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स, इंडिया में ना लेबर बहुत सस्ता है, इंडिया में एम्प्लॉय बहुत सस्ता है, मतलब एक सी अगर इंडिया में काम कर रहा है उसके 70-80,000 पे करेंगे, वही बाहर यूएसए में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी 2 से 3 लाख हो जाएगी, ठीक है। तो इंडिया कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स है, या लेबर इधर 5,000 में जो लेबर मिल जाएगा वही आप बाहर जाके लेबर लोगे तो आपको 50,000 लगेंगे, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस है आफ्टर चाइना, ठीक है। चाइना फर्स्ट नंबर पे, चाइना के बाद में सबसे ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम होता है वो इंडिया में कंज्यूम होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, इंडिया में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी आ रही है, लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखोगे, फ्रॉम वेराइटी ऑफ फंडिंग ऑप्शन अवेलेबल, फ्रॉम वेराइटी ऑफ फंडिंग ऑप्शन अवेलेबल, pooling of talent in such a cost effective through use of internet and technology। क्या बोला मैंने, फ्रॉम वेराइटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल, पुलिंग ऑफ टैलेंट इन सच ए कॉस्ट इफेक्टिव वे थ्रू यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, उसमें से मैंने क्या किया, मैंने वो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट इन सच ए कॉस्ट इफेक्टिव वे मैंने क्या किया, पिकअप किया, किसके थ्रू, फ्रॉम द यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू मैंने पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट इन सच ए कॉस्ट इफेक्टिव वे, कि बहुत सस्ते में मैंने पुलिंग ऑफ टैलेंट इन सच ए कॉस्ट इफेक्टिव वे थ्रू यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फ्रॉम वेराइटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल, पुलिंग ऑफ टैलेंट इन सच ए कॉस्ट इफेक्टिव वे थ्रू यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, आप 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। फ्रॉम वेराइटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल, पुलिंग ऑफ टैलेंट इन सच ए कॉस्ट इफेक्टिव वे थ्रू यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, ये इधर से भी कर सकते हो। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप टू थ्राइव इन, वेराइटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट इन सच ए कॉस्ट थ्रू यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी क्या हुआ मेरे को स्टार्टअप चालू करना था मेरा, मेरे को ना मेरा स्टार्टअप चालू करना था, मेरे को स्टार्टअप किसका चालू करना था, मेरे को एक चाय की दुकान खोलनी थी, ठीक है। तो अब मेरे को इसके लिए क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो ये मैं फाइनेंस कहां से उठाऊंगा, मेरे को स्टार्टअप चालू करना था, मेरे को फाइनेंस चाहिए, तो मैं फाइनेंस कहां से उठाऊंगा। एक ट्रेडिशनल वे है कि मैं बैंक के पास जाऊंगा और बैंक को अप्लाई करूंगा कि बैंक मेरे को लोन दे दो, और वो मेरे पैसों से 1 लाख का लोन लिया और मैं उस पैसे को इधर बिजनेस में डाल दूंगा, मैं मेरे स्टार्टअप चलाने लग जाऊंगा। एक तो ट्रेडिशनल वे ही है। दूसरा, और कोई और तरीका है क्या, तो और तरीका क्या था, मैं गया मेरे दोस्त के पास, मिस्टर मनीष, मैं सोचा कि मिस्टर मनीष के पास जाऊं और मैं उससे बोलूं कि 1 लाख रुपए का लोन दे दो, पर फिर मेरे को याद आया, पर मनीष ने तो अभी कार लिए, मनीष ने अभी कार लिए तो वो मेरे को कैसे पैसा देगा। फिर मैं सोचा मिस्टर हर्ष के पास जाता हूँ, उससे 1 लाख रुपए ले लेता हूँ, पर हर्ष ने अभी घर लिया है, फिर मैं सोचा मिस्टर यादव के पास जाता हूँ, उससे 1 लाख रुपए लेता हूँ, पर यादव ने तो अभी अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मैं क्या कर रहा था, मैं ऐसे पर कर रहा था, पर मैं इसके पास चला जाता हूँ, पर इसने तो ये किया है, मैं इसके पास चला जाता हूँ, पर इसने तो ये किया है, मैं इसके पास चला जाता हूँ, पर इसने ये किया है। तो फैमिली फ्रेंड्स है ना मेरे फैमिली और फ्रेंड्स, मेरे को ये बहुत सारे लोग हैं
ये कौन हो गया, क्राउड। इनके सामने मेरे को क्या दिखाने लग गए, छोटा, मैक्रो दिखाने लग गए। मैं ऐसे पर करता रहता था तो ना मेरे फैमिली फ्रेंड्स ना मेरे को क्राउड के सामने नीचा दिखाने लग गए, छोटा दिखाने लग गए कि अरे ये तो ऐसे ही फेंक रहा है, कुछ चालू नहीं करेगा अपना, बस ये तो होशियारी दिखा रहा है, ये करेगा क्या चालू, ऐसा वैसा। तो ये लोग मेरे को नीचा दिखाने लग गए, छोटा दिखाने लग गए। तो ये मैंने आपको क्या याद कराया कि सम ऑफ द इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप। तो पहले बोलते हैं कि आप पहले, एक तरीका होता है कि आप सोचोगे कि ना बैंक के पास लोन ले लेता हूं और स्टार्टअप चालू कर लेता हूं, है ना। ये लीस्ट लाइकली बेनिफिट होता है स्टार्टअप के लिए, क्योंकि लोन लेगा तो उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एक टाइम पे, अगर इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो पूरा बंद ही हो जाएगा, ठीक है। तो बोलते हैं कि उसके पास कौन से अवेलेबल है, जो मैंने बोला पर, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स, क्राउड, मैक्रो। ये मैंने आपको 6 पॉइंट याद कराया। मैं पर करता था तो मेरे को फैमिली फ्रेंड्स क्राउड के सामने नीचा दिखाने लगे। अब मैं ये समझा देता हूँ, पर्सनल फाइनेंसिंग। तो बोलते हैं कि अपने पास कुछ फाइनेंस होगा, मेरे पास, मैं अगर मेरे को चाय की दुकान खोलनी है तो मेरे पास कुछ पैसा पड़ा होगा, मैं वो वाला पैसा डाल देता हूँ और अपनी दुकान चला लेता हूँ, पर्सनल फाइनेंस, ठीक है। इसमें क्या डाल रखा है, अगर है ना कोई इसमें लिख क्या रखा है वो भी आपको बताते हो। अगर कोई बंदा अपना पैसा नहीं डालता है ना तो इन्वेस्टर कम इंटरेस्टेड रहता है कि इसके बिजनेस में मैं पैसा लगाऊं, क्योंकि मैंने मेरा बिजनेस में कुछ पैसा ही नहीं डाल रखा, तो इन्वेस्टर क्यों लगाएगा पैसा। पर्सनल क्रेडिट लाइन बोले कि आप क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजेक्शन कर लो, क्रेडिट कार्ड का लोन ले लो आप, है ना। बोले क्रेडिट कार्ड का लोन तभी लो आप जब आपके पास इनफ कैश फ्लो हो, आप रीपे कर पाओ। अगर आप रीपे ही नहीं कर पाओगे तो बैंक आ जाएगी आपके पास कि आपने क्रेडिट कार्ड पे डिफॉल्ट कर दिया, और क्रेडिट कार्ड पे डिफॉल्ट करते हो तो आपको पता है इंटरेस्ट 40% तक भी जाता है इवन। तो क्रेडिट कार्ड का आप लोन ले सकते हो, बट उस पर इनफ कैश फ्लो होना चाहिए आपको रीपे करने के लिए, ठीक है। पीयर टू पीयर लेंडिंग, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर रखा था, मेरे एक दोस्त ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा था, तो उसका बिजनेस थोड़ा बहुत चल रहा था। उसने बोला कि चल तू तेरी चाय की दुकान खोल रहा है तो मैं तेरे को एक थोड़ा पैसा देता हूं, तू तेरे स्टार्टअप चालू कर ले। पीयर टू पीयर लेंडिंग मतलब सेम लोग एक दूसरे को पैसा दे, वो पीयर टू पीयर लेंडिंग। फैमिली फ्रेंड्स, मेरे को मेरे फैमिली फ्रेंड्स ने पैसा दे दिया कि तेरे को स्टार्टअप चालू करना है तो तू पैसा ले ले। क्राउड फंडिंग में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर इंडिविजुअल के पास जाता हूँ, उनसे छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट करता हूँ ताकि मेरे बिजनेस के लिए पैसा आ जाए। और ये किसके थ्रू होता है, सोशल मीडिया के थ्रू और क्राउड फंडिंग वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। मैक्रो लोन, अब मैक्रो लोन का मतलब ये तो होता है छोटा लोन, बट छोटा लोन विथ लो इंटरेस्ट रेट, छोटा लोन विथ लो इंटरेस्ट रेट, छोटा लोन विथ लो इंटरेस्ट रेट, तो स्मॉल लोन विथ लोअर इंटरेस्ट रेट। ये 3 पॉइंट है जो मैंने मेरे मेमोरी टेक्निक से याद नहीं कराए, पर मैं तुम्हें समझा देता हूं, तुम लिख देना, ठीक है। परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग होता है, मेरे पास बल्क ऑर्डर आया है, मेरे पास किसी का ऑर्डर आ गया शादी का, 5-6 शादी का ऑर्डर आया है कि आप हमारे यहाँ चाय बना दोगे क्या, मेरे पास बल्क ऑर्डर आया है। तो मैं वो बल्क ऑर्डर दिखाऊंगा मेरे सप्लायर को, वेंडर को दिखाऊंगा कि यार ये देखो मेरे पास इतना बल्क ऑर्डर आया है, तो आप मेरे को ना अभी क्रेडिट में क्या मेरे को चाय वगैरह आप दे दोगे क्या, है ना, मतलब टी लीव्स, शुगर और बाकी ये चीजें दे दोगे क्या। जब मेरे को इंदर से पेमेंट आएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, जब मेरे पास हाई वैल्यू परचेज ऑर्डर आता है तो मैं ये वो दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये आया है तो आप मेरे को इसके अगेंस्ट पैसा दे दोगे। वेंडर फाइनेंसिंग, मैं वेंडर को बोलता हूँ कि यार देखो मेरे को 30 दिन का क्रेडिट पीरियड तो नॉर्मली सभी दे रहे हैं, आप 45 या 50 दिन का दे दो, 60 दिन का दे दो, ठीक है। फैक्टरिंग आपको पता है ये क्या होता है कि मैं मेरे रिसीवल्स को बेच दूं किसी को, ठीक है, रिसीवल्स को बेच दूं और कुछ पैसा वो डिडक्ट करके अपना फैक्टरिंग फीस डिडक्ट करके मेरे को वापस से दे देगा। मतलब मेरे पास रिसीवेबल्स खड़े थे 10,000 रुपए के, मेरे रिसीवेबल्स खड़े थे, मतलब डेटर्स खड़े थे मेरे बुक्स में। अब मेरे को इनको पैसा रियलाइज होगा, मेरे पास इनका पैसा रियलाइज होगा 1 साल बाद में, तो मैंने एक काम किया, इनको फैक्टरिंग कंपनी को बेच दिया और उसने मेरे को 9,500 दे दिए, 500 रुपए अपना फीस डिडक्ट कर लिया उसने, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या था कि सम ऑफ द इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप। इनोवेटिव वेज क्या है फाइनेंस स्टार्टअप, इसको याद कैसे रखोगे कि एक तो ट्रेडिशनल तरीका था मैं बैंक के पास जाऊं और लोन ले लूं, दूसरा तरीका क्या था, इनोवेटिव वेज क्या है कि मैं एक मेरे दोस्त के पास जाऊं, पर मैं दूसरे दोस्त के पास जाऊं पर उसको तो घर लेना है, तीसरे दोस्त के पास जाऊं पर यार उसने तो अभी बिजनेस स्टार्ट किया। ये सब देख के फैमिली फ्रेंड्स क्या बोल रहे थे कि ये तो पागल हो गया है, तो क्राउड के सामने मेरे को नीचा दिखा रहे थे। तो क्राउड फंडिंग और मैक्रो लोन, ठीक है, ये सब ऐसा याद हो जाएगा। पर करता था तो फैमिली फ्रेंड्स मेरे को क्राउड के सामने नीचा दिखाने लगे। और परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, वेंडर फाइनेंसिंग, और आपका एक और तीसरा क्या था, परचेज ऑर्डर वेंडर और फैक्टरिंग, ठीक है, फैक्टरिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कितने क्वेश्चन लर्न कराए, अभी मैंने खाली आपको वापस से रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको खाली ये इधर से एक ये पॉइंट रिवाइज कर लो।
पर कैसे मैंने याद करा ये पर इसलिए पीईआर स्टार्टिंग का, ठीक है, पीईआर तो ऐसे याद दीजिएगा। पर करता था तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेरे को क्राउड के सामने, इधर क्राउड आएगा, इसको एडिट कर दूंगा मैं, क्राउड के सामने मेरे को मैक्रो दिखाते थे, ठीक है। पर करता था तो मेरे को फैमिली फ्रेंड्स क्राउड के सामने मैक्रो दिखाते थे, ठीक है। अभी मैंने 3 क्वेश्चन याद कराए। पहले तो स्टार्टअप क्या होता है, तो जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर ना गए हो, ठीक है, 10 साल ही हुए और इनोवेशन डेवलपमेंट इनके लिए बना। अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, देयर आर फ्यू क्वाइट रीजंस व्हाई इंडिया बिकम सच ए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फॉर थ्राइविंग। तो फ्रॉम द वैरायटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल, पूलिंग ऑफ टैलेंट इन सच ए कॉस्ट इफेक्टिव वे थ्रू यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। सम ऑफ द इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंस स्टार्टअप। तो पहले एक ट्रेडिशनल वे था कि मैं बैंक के पास जाऊँ लोन लूँ, अब और कौन से तरीके हो गए कि मैं पर्सनल फाइनेंस कर लूंगा, मेरा पैसा डाल दूंगा, पर्सनल क्रेडिट डाल, मैं क्रेडिट कार्ड लोन ले लूंगा। तीसरा क्या, पीयर टू पीयर लेंडिंग, ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे वो मेरे को लेंड कर देंगे, मेरा फैमिली फ्रेंड्स मेरे को पैसा दे देंगे, ठीक है। जब फैमिली फ्रेंड पैसा देते हैं तो इसमें ये लाइन याद रखना कि मैं एक प्रोमिसरी नोट लिखा लेता हूँ। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको इस टाइम के बाद में पैसा दे दूंगा, ठीक है। क्राउड फंडिंग कर लूंगा मैं। मैक्रो लोन क्या होता है, छोटा लोन विथ लो इंटरेस्ट रेट, परचेज ऑर्डरिंग फाइनेंसिंग, इन्वेंटरी फाइनेंसिंग, और मेरा फैक्टरिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अब मेरा होता है तीसरा टॉपिक आया मेरा पिच, चौथा टॉपिक आया मेरा पिच प्रेजेंटेशन। अभी तक मैंने 3 ही टॉपिक पढ़े, स्टार्टअप, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सम इनोवेटिव फाइनेंस स्टार्टअप। क्वेश्चन भी याद करना, आंसर याद करने की जगह आंसर याद कर लिया पर क्वेश्चन याद नहीं है तो कोई सेंस ही नहीं है, तो दोनों याद होना चाहिए। पर करता था, फैमिली फ्रेंड्स मेरे को क्राउड के सामने नीचा दिखाने लग गए, सिंपल है, ठीक है। पिच प्रेजेंटेशन जो आपने शार्क टैंक में देखा होगा, वो पिच देता है कि शार्क है ना, मेरा नाम ये है, मैंने ये स्टार्ट किया, मेरा बिजनेस ऐसे वैसे, ये मेरी टीम है, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, हमने इसका ये सॉल्यूशन निकाला, ऐसे से वो पिच करता है। तो अभी आपके पास देखो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो पिच प्रेजेंटेशन की बोल देगा पिच प्रेजेंटेशन समझाओ और सम ऑफ द पॉइंट केप्ट इन द माइंड व्हाइल प्रेजेंटिंग ए पिच। जब आप पिच दे रहे हो तो आप कौन से पॉइंट्स ध्यान रखोगे पिच देते टाइम, ठीक है। तो पहला पिच क्या होती है, तो इसको याद करने के लिए आप लिख सकते हो पिच 20 मिनट की होती है ना, पीपीटी में होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। पिच देने के लिए हमेशा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो स्लाइड्स दिखाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पिच प्रेजेंटेशन। शार्क टैंक में तो नहीं दिखाते सर, तो शार्क टैंक वाला वो ऐसे आपका प्रोफेशनल पिच प्रेजेंटेशन ही है। जब आप कोई भी फंडिंग लेने जाओगे तो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में पीपीटी चलती है, पीछे पीपीटी से सब कुछ एक्सप्लेन होता है कि हमारा बिजनेस कर क्या रहा है, हम आपके से पैसा क्यों लेना चाहते हैं, हम ये पैसा कहाँ लगाएंगे, हमारा क्या मोटिव है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो पिच 20 मिनट की होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होती है, पैसा मांगने के लिए होती है। 3-4 लाइन याद रखो, पिच 20 मिनट की होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होती है, पैसा मांगने के लिए होती है। किससे मांगू, जो मिले उससे मांग लो। कहां मांगू, जहां मिले वहां मांग लो। तो अगर मैं इसमें लिखूं पिच 20 मिनट की होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होती है, पैसा मांगने के लिए होती है, कहाँ मांगे, जहां मिले मांग लो। कहाँ मांग लो, जहां मिले वहां मांग लो। क्या तो आपको ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन मीटिंग में आपने ऑनलाइन मीटिंग में कनेक्ट किया तब, या ऑफलाइन मिला आपको, ऑफलाइन फेस टू फेस। और किससे मांगो, जो मिले उससे मांगो, मतलब कि अपने कस्टमर से मांग लो कि यार मेरे को पैसा देगा, अपने पार्टनर से मांग लो, अपने को फाउंडर से मांग लो, ठीक है। तो पिच क्या होती है, 20 मिनट की होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होती है। किस 20 मिनट की होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होती है, पैसा मांगने के लिए होती है। किससे मांगू, जो मिले उससे मांग लो। जो मिले मतलब कस्टमर से मांग लो, पार्टनर से मांग लो, किसी से मांग लो। कहाँ मांग लो, ऑनलाइन मीटिंग में मांग लो या फेस टू फेस मांग लो, ठीक है। तो ये देखो इधर लिखा हुआ है, इसको मैंने शॉर्ट में आपको ऐसे बता दिया। पिच 20 मिनट की होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होती है, पैसे मांगने के लिए होती है। कहाँ मांग लो, जहां मिले वहां मांग लो। कैसे मांगो, किससे मांगू, जो मिले उससे मांग लो, ठीक है। तो शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन होता है, 20 मिनट से ज्यादा की नहीं होती, ठीक है।
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होती है, ठीक है। कन्विंसिंग इन्वेस्टर टू पुट सम मनी इनटू द बिजनेस, कि पैसे मांगने के लिए होती है, मेरे बिजनेस में थोड़ा पैसा डाल दो, पुट सम मनी इनटू द बिजनेस। इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे, पुट सम मनी इनटू द बिजनेस, ठीक है। कैन बी मेड ड्यूरिंग फेस टू फेस मीटिंग या ऑनलाइन मीटिंग, किससे मांगू, जो मिले उससे मांग लो। कहाँ मांगू, जहां मिले वहां मांग लो, तो जहां मिले वहां मांग लो, मतलब फेस टू फेस मीटिंग में मान लो या ऑनलाइन मीटिंग में मांग लो, ठीक है। किससे मांग लो, विद पोटेंशियल इन्वेस्टर, कस्टमर, पार्टनर, को फाउंडर, जो मिले उससे। इन्वेस्टर से मांग लो, अपने कस्टमर से मांग लो, पार्टनर से मांग लो, को फाउंडर से मांग लो। पिच 20 मिनट की होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होती है, पैसे मांगने के लिए होती है। किससे मांगू, जो मिले उससे मांगो, कहाँ मांगू, जहां मिले वहां मांगो, ठीक है। सिंपल आपको पिच वाइल सम पॉइंट केप्ट इन द माइंड वाइल प्रेजेंटिंग पिच, तो पहले वो अपना इंट्रोडक्शन देगा कि देखो सब मैं ये ऐसा ऐसा हूं, मैं ये हूं, हु वी आर, व्हाट वी आर डूइंग, हम ये कर रहे हैं, अपना फैक्ट्स बताएगा, हमने क्या क्या माइलस्टोन अचीव किए वो बताएगा, ठीक है। फिर अपनी टीम के बारे में बताएगा कि बिहाइंड पीपल बिहाइंड द सीन, जो मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ उसके पीछे वाले लोग क्या है ना। मेरे पास इतने इंजीनियर है, हमारे पास ये एक्सपर्ट है, ये है वो है, ठीक है। अपने टीम के बारे में बताएगा। अब प्रॉब्लम के बारे में बताएगा कि मैं कौन सी प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर सॉल्यूशन के बारे में बताएगा। अब प्रॉब्लम का देखो, इसने एक क्लासिक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, ऑरकट और फेसबुक। ऑरकट क्या था, ये गूगल ओन्ड है ना, गूगल ओन चैटिंग वेबसाइट थी, ठीक है, नेटवर्किंग करने के लिए। ऑरकट बहुत फेमस था 2004-5 के पहले, है ना, बहुत फेमस था ऑरकट। ये गूगल का था। तो इसमें क्या होता था, लोग चैट करते थे एक दूसरे से। अब मान लो एक आलिया, एक लड़की है जो बैठी है मुंबई में, ठीक है, और मिस्टर शाम बैठा है राजस्थान में। तो मिस्टर शाम ने क्या किया, अपने ऑरकट ऐप ओपन किया और उसमें से सर्च किया आलिया। आलिया सर्च किया, उसको मैसेज भेज दिया कुछ भी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आलिया के पास उन लोगों के मैसेज आएंगे जिनको आलिया जानती भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा पहले ऑर्किड में होता था कि आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो। फिर फेसबुक ने ये चीजें आइडेंटिफाई की, यार ये तो क्या हो रहा है, उनके प्रीवीसी का ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। तो फेसबुक आया, प्रीवीसी फीचर करा कि आप पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, अगर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है तभी आप मैसेज या उनकी प्रोफाइल पिक्चर या कुछ भी देख पाओगे। आपका अगर वो फ्रेंड नहीं है तो आप उनको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे उनकी प्रोफाइल। बहुत बढ़िया है। ये प्रॉब्लम थी ना कि कोई भी किसी की प्रोफाइल देख लेता था, कुछ भी प्रीवियसली थी नहीं, किसी को भी चैट कर देता था कोई भी। तो ये फेसबुक आया और उसने ये क्या किया, अपना एक नया फीचर चालू किया कि जो भी आपका क्या होगा, अपना नया फीचर डाला कि प्रीवियसी कंट्रोल का, ठीक है। वही पर्सन आपको ऐड फ्रेंड कर पाएगा और प्रोफाइल देख पाएगा जो आपने जिसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, ठीक है। एक ये फीचर डाला। दूसरा फीचर क्या डाला उसने, उसने यूआई बहुत अच्छा बना दिया और बहुत सारे फीचर ऐड ऑन कर दिए ताकि लोगों को मजा आने लगा, इंगेजिंग हुआ चैटिंग करना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, फेसबुक आया, उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है। अब सॉल्यूशन में भी टाइप ऑफ एग्जांपल सेम ही है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन के आप एग्जांपल देखोगे तो दोनों सेम ही। ये ऐसी एक एग्जांपल है आपका ऑर्किड और फेसबुक का, और ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बट आप अगर पढ़ रहे हो, आप अगर टाइम डाल रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए ना। ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल, मैंने पढ़ रखा है, मेरे को आता है फेसबुक ऑर्किड ये था। अभी आपको कुछ नहीं आया पर आपको ऑर्किड नाम तो याद रहा कि ऑर्किड कंपनी ऐसा कुछ था, कि पहले फेसबुक के पहले ये था, ऐसा वैसा। तो आपको बिजनेस समझ में तो आएगा कि कोई नया बिजनेस आता है वो कैसे दूसरे बिजनेस को हरा देता है या कैसा कुछ अलग लाता है ताकि वो दूसरा बिजनेस ज्यादा चलने लग जाता है। तो अगर आप ये ऐसे इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा आपको, ठीक है। दूसरा क्या है, पहले ना अमेजोन बहुत ज्यादा चलता था बाहर, फिर आया अपना इधर इंडिया में फ्लिपकार्ट आया। तो फ्लिपकार्ट ने आया, फ्लिपकार्ट ने देखा कि लोग क्या है अभी भी ना ई कॉमर्स पे से सामान नहीं मंगा रहे हैं। क्यों नहीं मंगा रहे, क्योंकि लोगों को रिलायबिलिटी नहीं है। क्या मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया, कुछ गलत आ गया तो, ये मैं 2010-12 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तो बहुत लोगों को रिलायबिलिटी हो गई, पहले नहीं थी। तो इसने क्या इंट्रोड्यूस किया कि कैश ऑन डिलीवरी इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं। कैश ऑन डिलीवरी इसने इंट्रोड्यूस किया कि मैं कैश ऑन डिलीवरी इंट्रोड्यूस करता हूँ। कैश ऑन डिलीवरी से लोग पहले ऑर्डर करेंगे, सामान जैसे ही आएगा वो अपना सामान देखेंगे अच्छे से और फिर पेमेंट कर पाएंगे। बहुत अच्छा फीचर है, लोगों को इस पे ट्रस्ट हुआ, धीरे धीरे लोगों ने अपना ऐसे मंगाना चालू किया। सप्लाई चेन बहुत अच्छी सुधारी कि कहीं गांव में भी, छोटे से गांव में भी कोई ऑर्डर कर रहे हैं वहां भी हम सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये उसने क्या किया, एक सोल्यूशन दिया, ठीक है। एग्जिस्टिंग कुछ
प्रॉब्लम थी उसको सॉल्यूशन किया। तो अगर बिजनेस अपनी पिच प्रेजेंटेशन में क्या बताएगा कि मेरे इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन बताएगा, टीम के बारे में बताएगा, प्रॉब्लम बताएगा, सॉल्यूशन बताएगा। मार्केटिंग एंड सेल्स कि है ना, मेरे मार्केट साइज कितना है, तुमने याद शार्क टैंक देखते होगे तो तुम देखते हो टेम, है ना, वो 2-3 वर्ड बोलते हैं, आपका टेम कितना है, ये वो, है ना, तो मार्केट साइज कितना है, प्रोफाइल क्या है आपका, कितने कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो, फिर प्रोजेक्शन माइलस्टोन। अभी ये वाली चीज बहुत सारे टीचर्स की बुक में नहीं है, तो आप ये मत बोलना कि आपने एक्स्ट्रा डाल दिया। आप मॉड्यूल खोलना और ये सब चेक करना, मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है। कोई भी अटेम्प्ट आएगा और आईसीए बोलेगा प्रोजेक्शन एंड माइलस्टोन एक्सप्लेन करो, इंस्टेड ऑफ पिच प्रेजेंटेशन। आपको अगर पिच प्रेजेंटेशन बोले तो आप सिंपल 4-5 पॉइंट लिखो और बात खत्म। आपको ये वाला खाली प्रोजेक्शन माइलस्टोन लिखो, इनकम स्टेटमेंट ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिशन ये वाला लिखो, खत्म। बट अगर आपको बोले कि प्रोजेक्शन माइलस्टोन समझाओ तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। और जहां आईसीए ने ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं वो आईसीए कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो स्किप मत करना। 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेगी, आप पढ़ लो, और मैं अच्छे से आपको याद करवा ही रहा हूं, आपको मेहनत करनी नहीं है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन और माइलस्टोन में क्या है मेरे, कि मेरा प्रोजेक्शन और माइलस्टोन कैसे, तो मेरे 3 स्टेटमेंट बनते हैं, ठीक है। 3 बेसिक डॉक्यूमेंट बनते हैं। एक बनता है मेरा इनकम स्टेटमेंट, एक इनकम। देखो मेरा, अगर आप ये देखोगे मैं क्या क्या बनाता हूं, मैं एक पीएनएल बनाता हूं, एक बैलेंस शीट बनाता हूं, एक कैश फ्लो बनाता हूं, एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाता हूं, और एक सोसी बनाता हूं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी क्या होता है, अदर इक्विटी होता है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन होता है, ठीक है। अदर इक्विटी मेरा बैलेंस शीट में ऑलरेडी कवर हो गया, तो ये तो मैं रिमूव ही कर देता हूं, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है, इन सबको सपोर्ट करता है नोट्स टू अकाउंट्स, तो नोट्स टू अकाउंट्स भी कुछ अलग से कुछ होता नहीं है, तो ये भी हटा देता हूं। तो प्रोजेक्शन और माइलस्टोन में मेरी 3 चीज आएगी, मेरा पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। पीएनएल मतलब इनकम स्टेटमेंट, इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलता हूँ, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। तो बोले कि पीएनएल में हमको क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो पहले बोलेगा आप देखो पीएनएल ऐसे, अगर मैं ट्रेडिशनल वे में बनाऊं जो आप 12th में बनाते थे, सोल प्रोप्राइटर का पीएनएल कैसे बनाते थे, इधर आप लिखते थे सेल्स, फिर इधर लिखते थे आप कॉस्ट, और मेरी 2 मेजर कॉस्ट होगी, कौन सी होगी, एक तो रेंट की, एक एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है, रेंट और एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। और मेरा बैलेंस शीट में सी याद रखना, सी मतलब कैश एट बैंक, क्रेडिटर, और तीसरा सी कैपिटल, ठीक है। तो अगर मैं इधर आऊं तो क्या बोल रखा है, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या है, हाउ मच रेवेन्यू और कॉस्ट, तो मैंने आपको बताया ये कि रेवेन्यू, और इसको ना अपन अब 115 में अपन सी फाइनल में आ गए तो सेल्स ना बोल के रेवेन्यू बोलते, तो 115 में अपन इसको क्या बोलते, 115 में रेवेन्यू बोलते। तो रेवेन्यू और कॉस्ट 2 मेजर कॉस्ट, कि मेरा हाउ मच बिजनेस पे टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कितना पे कर रहा है, हाउ मच पेज टू द रेंट। तो 3 पॉइंट याद हो गए। इनकम स्टेटमेंट में अगर 3 पॉइंट लिखने हो तो रेवेन्यू कॉस्ट, मेरा एम्प्लॉय को कितना पे कर रहा है, रेंट का कितना पे कर रहा है, ठीक है। अभी देखो ये एक आईसीए ने ऐसे लिख रखा है, आईसीए ने ये वाली लाइन नहीं लिख रखी, ठीक है। आईसीए बोलता है कि अगर फर्स्ट ईयर ऑफ आपका बिजनेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब भी पिच दे रहे हो ना, है ना, तो पिच दे रहे हो तो आपको मंथली पीएनएल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, मैंने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया, मैं इसी साल पिच देने चला गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को मंथली इनकम स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा कि सर देखो ये मेरा मंथली इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर मेरा सेकंड ईयर ऑफ बिजनेस होता तो मैं क्या करता, मैं क्वार्टरली भी दिखा सकता था। क्वार्टरली मतलब कि सर ये देखो मेरे 3-3 महीने का ये है, ठीक है। अगर मेरा तीसरा साल होता, चौथा साल होता, 5वां साल होगा, तो मैं एनुअल इनकम स्टेटमेंट दिखाऊंगा तो भी चलेगा, ठीक है। बट आईसीए ने ऐसे ही लिख रखा है सिंपल कि ना मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो मेरे को मंथली दिखाना पड़ेगा, सेकंड ईयर ऑफ बिजनेस है तो क्वार्टरली, थर्ड ईयर ऑफ है तो एनुअली भी दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है। फॉलोइंग ईयर को मैं एनुअली भी दिखा सकता हूँ। बट ना ये क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस है, ऐसा जनरली होता है, पर ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ऐसा ही दिखाना पड़ेगा। मैं पिच देने जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, अगर मैं 6 महीने का दिखा रहा हूँ एक साथ तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को 1-1 महीने दिखाना कंपल्सरी है, लीगल रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ऐसा होता है इंडस्ट्री में। तो ऐसे नहीं ये लाइन नहीं लिख रखी है, बट मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा देख रखा है। मेरे 1-2 दोस्त काम करते हैं जो वीसी से फंडिंग वगैरह उठाते हैं, वो पिच वगैरह देते हैं, तो मैंने उनसे डिस्कस कर रखा है। तो ये क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, ना कि लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपका कभी भी एमसीक्यू में आ सकता है, याद रख लेना, क्योंकि ऐसे तो ये लाइन नहीं दे रखी है। ऐसे बोलेगा अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो आपको पीएनएल कौन सा दिखाना पड़ेगा, मंथली। सेकंड ईयर ऑफ बिजनेस है तो आपको कौन सा दिखाना पड़ेगा, क्वार्टरली। थर्ड ईयर ऑफ बिजनेस है तो आपको दिखाना पड़ेगा एनुअली। और ये कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आईसीआई की मॉड्यूल खोलना और देख लेना, सेम है।
मैंने सारा कंटेंट आईसीए वाला ही पढ़ा रहा हूं मैं। अब आपको ज्यादा क्यों लगेगा कि आप जो बुक फॉलो कर रहे हो उसमें आईसीए वाला कंटेंट है नहीं, क्योंकि बुक तो मैं भी हटा सकता हूं। मैं क्यों अपना नोट्स बढ़ाऊं, आधा पेज से मैं नोट्स अपना क्यों बढ़ाऊं? ठीक है, आप तो बच्चे तो क्या करते हैं, नोट्स तो कंपेयर करते हैं आजकल, किसके 5 पेज के नोट्स है, इसके 6 पेज के नोट्स है, इस टीचर के 8 पेज के नोट्स है, तो 6 वाले फॉलो कर लेता हूं। नहीं, आप कंटेंट देखो ना, पूरा कंटेंट मिल रहा है। उसके लिए मैंने आपको दे रखा है ना कि ये देखो, मैंने उसके लिए तो ये बना ही रखा है आपके लिए कि आपको ये 1-1.5 पेज में मैंने बना दिया है, आप ये फॉलो कर लो, कंटेंट देखना है। और उसमें भी आपको चाहिए तो मैंने देखो इधर इतना स्पेस छोड़ रखा है फालतू का। मेरे को समझ में आता है कि बच्चों की मेंटेलिटी क्या है, ठीक है, बट मैं बना दूंगा बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, आपको पढ़ने में अजीब लगेगा। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत खुला खुला, एकदम एकदम खुला खुला, एकदम कुछ ज्यादा फालतू के कलर ऐड नहीं किए, सिंपल 3 कलर ऐड किए, रेड, ब्लैक और ब्लू। ब्लू वाली चीजें हैं जो मैंने एक्स्ट्रा डाली है, ठीक है, आपको समझ में आए। रेड वाली चीजें जो आपके की पॉइंट्स है, ब्लैक वाले सिंपल टेक्स्ट, और जो हेडिंग है उनको हाईलाइट कर रखा है सिंपल। कलरफुल में भी कर सकता हूँ, 100 कलर लगा दूंगा इसमें, ये कर दूं वो कर दूं, पर उससे क्या होगा, कोई सेंस वाली बात है नहीं। अगर आपको कलरफुल चाहिए तो वो कलरफुल का अलग निकाल दूंगा मैं, ठीक है, बट सिंपल, एकदम सिंपल मैंने रखा है ताकि आप पढ़ो और आपको इंटरेस्ट है। तो इसीलिए मैं ये फेसबुक और ऑर्किड वाला, आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो उठा लेना, बेट करता हूँ कोई 100 टीचर होंगे, उनमें से 1 टीचर या 2 टीचर ने कोई फेसबुक और ऑर्किड वाला एग्जाम्पल बता रहा होगा। ये आपके मॉड्यूल में मैं क्यों बताऊं, मेरे 2 मिनट क्यों एक्स्ट्रा बढ़ाऊं मैं, क्योंकि आप तो फिर आओगे कि ये रे वीडियो की लेंथ तो 2 घंटे की है, बाकी टीचर तो 1 घंटे 40 मिनट में करा रहे हैं। पर आपको समझ में आया क्या? ठीक है, इधर आईसीए ने एग्जाम्पल दिया फेसबुक ऑर्किड फ्लिपकार्ट वाला, तो आपको समझ में आता है इससे। ठीक है, ये वाली चीजें मैं भी स्किप कर सकता हूं, तो इसलिए मैंने ये चीजें रखी है ताकि तुम पढ़ो। आपका क्या होगा, मैंने आपको पढ़ा दिया शॉर्टकट में, ये क्वेश्चन आ गया और आपका तो ये बनेगा ही नहीं क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं, आपके तो नंबर डिडक्ट हो गए ना, क्या सेंस हुआ इसमें? तो अपन को पढ़ाई किस लिए करने, नंबर लाने के लिए कर रहे हैं या खाली सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं कि नहीं भाई मेरा तो बस 5 पेज 6 पेज में जल्दी से हो गया, मेरा तो आधे घंटे में हो गया, है ना, वो टीचर का 40 मिनट लग रहा है, मैंने तो आधे घंटे में कर लिया। तो ये सेटिस्फेक्शन चाहिए, कोर्स कंप्लीट करना है या नंबर लाने? तो नंबर लाने तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में 3 चीजें कि मेरा रेवेन्यू, कॉस्ट 2 मेजर कॉस्ट, एम्प्लॉय और रेंट। ठीक है, कैश फ्लो में कुछ नहीं दे रखे कि आप नॉर्मल कैश फ्लो में कैश फ्लो कितना हुआ, कैश आउटफ्लो कितना हुआ। बैलेंस शीट में मेरा एनुअल बैलेंस शीट बनेगी, एक ही बैलेंस शीट बनती है हमेशा एनुअल। कैश फ्लो मेरा मंथली, क्वार्टरली, एनुअली भी बन सकता है, बैलेंस शीट एक ही बनेगी। बैलेंस शीट में 3 चीजें आएगी, मैंने बोला कैश एट बैंक, CCC लिख लो अपने बुक में, CCC कैश एट बैंक, मनी डज द कंपनी ओ टू द सप्लाई। ओ का मीनिंग होता है लाइबल, ओ का सिंपल मीनिंग होता है लाइबल। हाउ मच आई ओ टू द सप्लाई, हाउ मच आई लाइबल टू द सप्लाई, कि मेरी कितनी लाइबिलिटी है, तो मैं हाउ मच आई ओ टू द सप्लाई में सप्लायर को कितना ओ करता हूं। हाउ मच मनी आई इन्वेस्टेड इन द कंपनी, कंपनी को मैं कितना इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब मैंने कैपिटल कितनी लगा रखी है। ओ टू द सप्लाई में कितना सप्लायर को लाइबल पे करने के लिए, मतलब सप्लायर मेरा क्रेडिटर, तो CCC कैश क्रेडिटर कैपिटल। ठीक है, फिर वो अपने कंपटीशन के बारे में बताएगा, बिजनेस मॉडल के बारे में बताएगा, फाइनेंसिंग के बारे में बताएगा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ से फाइनेंसिंग उठा रखी है, ये वो। ठीक है, तो क्या क्या बताएगा वो पिच प्रेजेंटेशन में, इंट्रोडक्शन बताएगा, टीम के बारे में बताएगा, प्रॉब्लम बताएगा, सॉल्यूशन बताएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन माइलस्टोन बताएगा, बिजनेस मॉडल बताएगा। ठीक है, बिजनेस मॉडल बताएगा अपना, प्रोजेक्शन माइलस्टोन बताएगा, कंपटीशन बताएगा, फाइनेंसिंग बताएगा। इधर से अपन को रिवाइज करना हो तो पिच प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन, टीम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, कंपटीशन, प्रोजेक्शन, बिजनेस मॉडल, फाइनेंसिंग। प्रोजेक्शन एंड माइलस्टोन में मेरी 3 चीजें आएगी, इनकम, कैश फ्लो, बैलेंस शीट। इनकम में 3 चीजें, रेवेन्यू, कॉस्ट, पेड टू एम्प्लॉय और रेंट। बैलेंस शीट में हाउ मच कैश एट बैंक, ओ टू द सप्लाई और मनी इन्वेस्टेड, मतलब कैपिटल। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन ही करवाए अभी तक। वापस से अगर रिवाइज करूं तो स्टार्टअप 10 ईयर, मैं देखो वापस से भी रिवाइज करा रहा हूं आपको, ताकि आपको एक ही चीज को 3-4 बार रिवाइज हो जाए और आप भी रिवाइज करो साथ साथ बैठ के, उधर देख के बोलो। ठीक है, क्या बोलोगे कि स्टार्टअप किसे बोलता हूँ, जिसको 10 ईयर ही हुए स्टार्ट करवे, मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं गया और इनोवेशन डेवलपमेंट के लिए, अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाइल इंडिया बिकम्स अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट for startup from variety of options available, pooling of talent in such a cost effective through use of internet and technology, some of the innovative ways of finance startup। तो मैं पर करता था, तो मेरे फैमिली फ्रेंड्स मेरे को क्राउड के सामने नीचा दिखाने लग गए। पहला पर का मतलब पीयर टू पीयर, दूसरा पर का मतलब पर्सनल क्रेडिट लाइन, तीसरा पर का मतलब पर्सनल फाइनेंसिंग। ठीक है,
पर्पल करता था फैमिली फ्रेंड्स, क्राउड फंडिंग और मैक्रो लोन, ठीक है। और फिर इसमें वेंडर फाइनेंसिंग आपका ये सब लिख देना, ठीक है। फिर है मेरा पिच प्रेजेंटेशन। पिच 20 मिनट की होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होती है, पैसा मांगने के लिए होती है। किससे मांगू? जो मिले उससे मांगू, इन्वेस्टर, मेरा को फाउंडर, पार्टनर, कहाँ मांगू? ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। सम पॉइंट्स केप्ट इन द माइंड व्हाइल प्रेजेंटिंग द पिच, इंट्रोडक्शन, टीम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, प्रोजेक्शन माइलस्टोन। प्रोजेक्शन माइलस्टोन में मेरी 3 चीजें आएगी, इनकम, कैश फ्लो, बैलेंस शीट। इनकम में मेरी क्या आएगी? 3 चीजें आएगी, मेरा रेवेन्यू कॉस्ट, मैं कॉस्ट, 2 मेजर कॉस्ट, एक तो मैं एम्प्लॉय को कितना पे कर रहा हूँ और रेंट के टुवार्ड्स कितना पे कर रहा हूँ। और बैलेंस शीट में 3 चीजें, सीसीसी, कैपिटल, कैसेट बैंक है वो, है ना, कैसेट बैंक, कैपिटल, ओ टू द सप्लाई, उसको कैसे कैपिटल को कैसे, हाउ मच मनी आई इन्वेस्ट इन द बिजनेस, और क्रेडिटर को कैसे लिखो, हाउ मच आए ओ टू द सप्लाई, सप्लाई को मैं कितना मांग, ठीक है। अब आता है यूनिकॉर्न। अभी यूनिकॉर्न पढ़ाने के पहले एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको, वही स्टोरी कंटिन्यू करता हूं। ये दोस्त था, इसने पहले एक टेक दे दिया था कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाएगी, ठीक है। फिर ये लड़की बहुत ध्यान रखती थी इसका, बहुत टेक केयर करती थी, ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट देती थी इसको, बहुत ऐसा, इस लड़की के साथ रहने के बाद में बहुत ऐसे मजे आने लगे कि यार ये लड़की तो बहुत है, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, ये वो। तो फिर इसने क्या किया, एक दिन एक ऐसे प्राइस टैग लिया, ऐसा एक प्राइस टैग लिया उसने, और उस प्राइस टैग पे ऐसा कुछ रेट लिखी हुई थी, उसको काटा और लिख दिया यू आर प्राइसलेस, और उसको ये दे दिया। उसने क्या दिमाग लगाया, देखिए वो दोस्त ने, मेरे दोस्त ने, और ये रियल स्टूडेंट है, कि मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी, तो उसने क्या किया, ऐसे बहुत अच्छी थी तो उसने एक दिन ऐसा क्या किया, एक टैग बनाया, और वो देखा क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं, वो बहुत सारे गिफ्ट देती थी, तो वो सोचा, अब सोचा मैं क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं। तो उसने क्या दिमाग लगाया, एक दोस्त जींस लेके आया, अपना जींस का टैग निकाला और उसको इधर से काटा और लिख दिया यू आर प्राइसलेस, और ये टैग उसे बना के अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया। क्या किया उसने, एक नया टैग दिया, मतलब तुम गर्लफ्रेंड तो हो, पर तुम ऐसी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारा तो कोई अनमोल हो, तुम तो, तुम्हें मैं किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकता, मेरी वाली अलग है। तो उसने ये वाला टैग दिया उसे, है ना, कि मेरी वाली अलग है, तो यू आर प्राइसलेस का टैग दिया उसने, है ना। तो ये क्या टैग दिया कि मान लो एक स्टार्टअप है, वो ऐसा स्टार्टअप है जो एक्सेप्शनली स्टार्टअप है, तो उसे यूनिकॉर्न का टैग मिल जाता है। अभी यूनिकॉर्न क्या होता है, देखो ये वर्ड यूनिकॉर्न आया कहां से। तो एक आदमी था, वो सो रहा था, सोते उसे उसने दिमाग में ऐसे सोचा कि मेरे पास, काश मेरे पास एक घोड़ा हो। जनरली घोड़े कैसे कलर के होंगे, काले, सफेद, है ना, थोड़े ब्राउनिश। तो उसने सोचा कि यार मेरे पास ऐसा घोड़ा हो जो बढ़िया सा एकदम कलर में हो, ब्लू कलर में, ऐसे थोड़ा मिक्सचर से कलर में हो, बहुत अच्छा सा, उसके एक सींग हो, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत दिखे वो। और कुछ कुछ आप यूनिकॉर्न ऐसे सर्च करोगे ना, तो उसमें ऐसे दिखेंगे, पंख भी दिखेंगे उसके, कि जिसके पंख हो वो उड़ सके आसमान में भी। तो ऐसा घोड़ा, अब ऐसा घोड़ा कोई एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता ना। तो ये क्या मिथिकल है ना। उसने दिमाग में ऐसे इमेजिनरी एक घोड़े का सोचा, और उसने बोला कि ऐसा कोई घोड़ा हो जो ऐसा कुछ अलग ही हो। मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सभी रहते, पर मेरी वाली अलग है, यू आर प्राइसलेस, है ना। तो बोलते हैं ऐसा स्टार्टअप जिनके अंदर ये फीचर्स होना, तो उसे यूनिकॉर्न बना देंगे हम। तो देख, स्टार्टअप भी 10 साल ही रह सकता है, 10 साल के अंदर वो कुछ साल यूनिकॉर्न भी रह सकता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, वो प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप होना चाहिए, मतलब कोई पब्लिक का पैसा नहीं लगा होना चाहिए, प्राइवेटली हेल्ड होना चाहिए। उसने वैल्यूएशन रीच कर दी 1 बिलियन। अब 1 बिलियन क्या होता है, 1 बिलियन में 100 करोड़। 100 करोड़ अगर मैं मानू रेट, 90 रुपए की रेट मानू मैं, यूएस डॉलर आज 92 चल रहा है, मेरा 90 रुपए की रेट मानू तो कितना हो गया मेरा, 9,000 करोड़। अगर बिजनेस की वैल्यूएशन 9,000 करोड़, मैं टर्नओवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं। वैल्यूएशन एक अलग गेम होता है, प्रॉफिट टर्नओवर अलग गेम होता है, ठीक है। मेरा वैल्यूएशन कहां पहुंच जाना चाहिए, 9,000 करोड़ इन इंडियन रुपीज। या ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, बाहर वाले लोग लेके आए थे, है ना, यूएस वाले लोग लेके आए थे, तो डॉलर में बात होती है। तो बोलते हैं जिसकी वैल्यूएशन कहां रीच हो गई, 1 बिलियन डॉलर, इसीलिए इसे बिलियन डॉलर स्टार्टअप बोलते हैं। मतलब बिलियन डॉलर मतलब 1 बिलियन में होता है 100 करोड़, और डॉलर में होता है एक, मतलब बिलियन डॉलर मतलब $1 स्टार्टअप। तो बिलियन डॉलर मतलब 100 करोड़ डॉलर के स्टार्टअप है, वो बिलियन डॉलर स्टार्टअप है, ठीक है। 6 जीरो लगते हैं तो मिलियन बनता है, 9 जीरो लगते हैं तो बिलियन बनता है, ये आपने पढ़ा होगा मैथ में पहले, ठीक है। उसकी वैल्यूएशन कहां पहुंच गई होगी, $1 बिलियन, ठीक है। रेट ऑफ सक्सेस, तो ऐसा घोड़ा कोई होता है क्या,
नहीं होता। वैसे ही ऐसा स्टार्टअप जो चालू हो जिसकी रेट ऑफ सक्सेस, लोगों ने सोचा था क्या आज से 10 साल पहले लोगों ने सोचा था क्या कि मैं इधर से एक बटन दबाऊंगा, एक ऐसा मैंने क्लिक किया और मेरे घर पे मेरे पास हाथों 2 मिनट में मेरे पास सामान आ जाएगा, ग्रोसरी आ जाएगा? नहीं सोचा था, पर आ रहा है जेप्टो, ब्लिंकिट। नहीं सोचा था लोगों ने कभी सोचा था कि मेरे को रेस्टोरेंट में जाके मेरे को खाना होगा, तो लोग तो यही सोचते थे पहले कि रेस्टोरेंट में जाके आओ खा के आओ, पर लोगों ने सोचा था एक बटन दबाऊंगा, जो भी मेरा मन पसंद का रेस्टोरेंट है उधर से मेरे पास खाना आ जाएगा 30 से 40 मिनट में? नहीं सोचा था ना। तो ये क्या है? रेट ऑफ सक्सेस है ना। किसी ने थोड़ी सोचा था ऐसा कुछ हो जाएगा। सबसे बड़ा कोचिंग इंडस्ट्री कौन सा था? एलन। पीडब्ल्यू आया, पीडब्ल्यू भी अभी यूनिकॉर्न बना था। तो लोगों ने थोड़ी सोचा था कि लोग ऑनलाइन इतना ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लोग पहले तो ऑफलाइन ही जाते थे सब, लोगों ने थोड़ी सोचा था ऑनलाइन इतना पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो रिलेटिव ऑफ सक्सेस, तो जब ये स्टार्ट हुआ था तब लोगों को लग रहा था कि यार ये चालू कहां चलेगा ये, ठीक है। बट वो इतना अच्छा चल गया, जिसने अपनी वैल्यूएशन $1 बिलियन कर ली, तो वो यूनिकॉर्न हो जाएगा। तो रिलेटिव ऑफ सक्सेस, ठीक है। अदर कॉमन फीचर क्या है? उसका नया आइडिया होना चाहिए, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन होना चाहिए, कस्टमर फोकस होना चाहिए, हाई ऑन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो वही मैंने इसमें सेम कि मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो मैंने टैग दे दिया कि यू आर माई गर्लफ्रेंड, यू आर माई बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो वैसे ही वो स्टार्टअप में हो गया, तो मैंने एक टैग दे दिया, वो हो गया स्टार्टअप। अगर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा हो गया कि तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, है ना, सौंदर्य साबुन निरमा, ठीक है। अगर बहुत अच्छी हो गई, बहुत एक्सेप्शनल हो गई कि तुम्हारे बराबर कोई नहीं है, यू आर प्राइसलेस, तो मतलब यूनिकॉर्न का टैग दे दिया। वैसे ही कोई स्टार्टअप, कोई कंपनी है स्टार्टिंग फेज में है, उसका 100 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, तो मैंने उसे टैग दे दिया, क्या दिया टैग मैंने? स्टार्टअप। अगर वो बहुत एक्सेप्शनल काम कर ले उसने, तो मैं उसे टैग दे दूंगा यूनिकॉर्न। कब दे दूंगा? जब वो, अगर वो स्टिल भी वो प्राइवेटली हेल्ड है और उसका वैल्यूएशन 1 करोड़ से ऊपर चला गया और रेट ऑफ सक्सेस था और उसका नया आइडिया था डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, ऐसा इनोवेशन लाऊंगा सब डिस्टर्ब कर दूंगा। जेप्टो आया, डिस्टर्ब कर नहीं दिया, जो बाहर नीचे जनरल स्टोर थी वो सब कुछ बंद नहीं हो गई। कस्टमर को फोकस नहीं करता, हाई ऑन टेक्नोलॉजी पे नहीं बना, कस्टमर फोकस नहीं है, कस्टमर को कितना जल्दी दे उसको मैं उतना जल्दी दूं, टेक्नोलॉजी पे नहीं बनाया हुआ। तो ये सब क्या होता है? मेरा यूनिकॉर्न, ठीक है। तो क्या होता है यूनिकॉर्न के फीचर्स क्या होंगे मेरे? कि प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप होना चाहिए, वैल्यूएशन 1 बिलियन पहुंच जानी चाहिए, रेट ऑफ सक्सेस होना चाहिए। अदर कॉमन फीचर क्या है मेरा? डिस्ट्रप्टिव होना। अब इसमें ये 2 चीजें याद रखना। अब बायजूस एक टाइम पे यूनिकॉर्न था, बट उसकी वैल्यूएशन नीचे गिर गई, तो वो यूनिकॉर्न का टैग चला जाएगा। तो यूनिकॉर्न क्या बोलता है कि आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनिकॉर्न रह सकता है, दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनिकॉर्न सा टैग चला जा सकता है आपका, ठीक है। एक पॉइंट पे आपका यूनिकॉर्न रह सकता। और देखो ये एक चीज और समझाता हूं आपको कि 2015 में मैंने स्टार्ट किया, 2025 तक ही मैक्सिमम मैं स्टार्टअप का टैग एंजॉय कर सकता हूं, ठीक है। और इस पीरियड के बीच में ही मैं यूनिकॉर्न का टैग यूज ले सकता हूं। इसके बाद में ना कि मैं यूनिकॉर्न नहीं रहूंगा, 10 साल तक ही मैं स्टार्टअप रहूंगा। अगर वो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन सकता है क्या? तो ये बोलते हैं कि ना स्टार्टअप, अगर कोई भी नॉर्मल बिजनेस नहीं, कोई भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया क्या? जैसे नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थी और उसी लड़की को उसने बोला यू आर प्राइसलेस, ठीक है, उसी लड़की को बोल रहा है, ठीक है। तो उसी स्टार्टअप होना चाहिए। पहले यूनिकॉर्न बनने के पहले एक क्राइटेरिया होना चाहिए, वो स्टार्टअप होना चाहिए, ये याद रख लेना, ठीक है। दूसरा क्या, अगर वो उसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ से नीचे चला गया, मतलब एक टाइम पे मैं यूनिकॉर्न था, 2017 में क्या था, 2017 में मेरी वैल्यूएशन एक चल गई तो मैं यूनिकॉर्न बन गया, ठीक है। पर 2021 में क्या हुआ, मेरी वैल्यूएशन $1 बिलियन से नीचे चली गई थी, तो मेरा यूनिकॉर्न का टैग चला जाएगा, मैं यूनिकॉर्न नहीं रहूंगा। तो बोलते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बिजनेस यूनिकॉर्न रह सकता है और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे वो यूनिकॉर्न का टैग उसका चला जा सकता है, ठीक है। तो उसको यूनिकॉर्न का टैग जा सकता है अगर उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से नीचे चलेगी, ठीक है। इमोबी फर्स्ट क्या होगा मेरा? यूनिकॉर्न होगा, ठीक है। इसमें मैं एक पॉइंट डाल दूंगा, इसमें मैं इधर एक पॉइंट डाल दूंगा। डेकाकॉन क्या होता है? जब आप ये टेलीग्राम पे डाउनलोड करोगे ना तब ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। डेकाकॉन क्या होता है? जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन हो जाएगी, 10 बिलियन, वो डेकाकॉन होता है, ठीक है। ये मैंने इधर तो डाल रखा होगा शायद तक। यूनिकॉर्न क्या होता है? प्राइवेटली स्टार्टअप, वैल्यूएशन रीचेस 1 बिलियन, एम्पैथी ऑफ सक्सेस, रियलिटी ऑफ सक्सेस,
न्यू आइडिया, डिस्टरप्टिव इनोवेशन, वैल्यूएशन 1 बिलियन नीचे से तो लूज स्टेटस कर देगा अपना। फर्स्ट यूनिकॉर्न क्या था? सबसे पहला यूनिकॉर्न क्या था? 2011 में बना था इनमोबी, ये एडटेक स्टार्टअप था तुम्हारा, ठीक है। इनमोबी ये आईसीआई ने पूछा है, कौन सा टाइम में पूछा था? मई 25 के आरटीपी में आईसीआई ने, एमटीपी 1 में आईसीआई ने पूछा है कि यूनिकॉर्न बताओ और फर्स्ट यूनिकॉर्न कौन सा था वो बताओ। तो इसलिए मैंने डाल दिया आपका फर्स्ट यूनिकॉर्न था मेरा इनमोबी, एडटेक स्टार्टअप था 2011 में, ठीक है। वैल्यूएशन अगर मेरी 10 बिलियन से ज्यादा चली जाए तो वो डेकाकॉन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन मैंने तुम्हें बताई थी। अब मोड ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्टअप, अब वो एक क्या था? सम ऑफ द इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्टअप। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मोड ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्टअप मतलब ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे मैं मेरे स्टार्टअप को फाइनेंस कर पाऊंगा। वो तो इनोवेटिव वेज थे, ठीक है। ये है कि सम ऑफ मोड ऑफ द फाइनेंस, तो 3 होते हैं मेरा। एक होता है बूटस्ट्रैप, एंजल, वीसी। बूटस्ट्रैप क्या होता है? तुमने वो मीम देखा था एमसी स्टैन के वाला? हाँ, 80,000 के जूते, 80,000 के जूते तेरा घर जाएगा, ठीक है। बूट स्ट्रिप, बूट क्या होता है? बूट मतलब जूता, ठीक है। शूज को बूट बोलता हूं, और जिसमें ये लेस लगी हुई रहती है ना, है ना, तो वो होता है स्ट्रिप। तो बच्चा होता है, बच्चे की लेस कौन बांधता है? जब बच्चा स्टार्टिंग में छोटा होता है उसकी लेस मम्मी पापा बांधते हैं, ठीक है। फिर वो जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो खुद अपनी लेस बांधने लग जाता है। या कोई भी बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है वो अपनी जूते की लेस खुद बांध सक रहा है ना, तो वो बूट स्ट्रिप है। वो अपनी लेस खुद ही बांध रहा है, मतलब ऐसा बिजनेस जो अपने आप को खुद ही फाइनेंस कर पा रहा है, ठीक है। तो वो होगा बूट स्ट्रिप। इसका बहुत क्लासिक एग्जाम्पल कौन सा है बताओ? जीरोधा। जीरोधा क्या है? बूट स्ट्रिप। अभी तक उसने 1 रुपए की फंडिंग बाहर से उठाई, लोन लिया होगा पर फंडिंग नहीं उठाई। लोन और फंडिंग में बहुत सारा डिफरेंस होता है, ठीक है। लोन लेता हूं तो बैंक आएगी और बोलेगी कि मेरे को इंटरेस्ट दो। लोन लाइबिलिटी होता है, मेरे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में खड़ा होगा, मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर अगर मैं पैसा उठाता हूं तो वो एज इक्विटी होता है मेरा, ठीक है। वो मेरा कैपिटल में जाएगा, ठीक है। वो मेरा असेट साइड में जाएगा, इक्विटी साइड में जाएगा, ठीक है, ना कि लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। एसेट नहीं मतलब इक्विटी साइड में जाएगा मेरा। अब बूट स्टेप क्या होता है? तो इसको याद करने के लिए, इसमें 3 पॉइंट याद करने के लिए एमसी स्टेन था। मेरे को मान लो मेरे को डेट पे जाना था, तो मैं सोचा क्या पहन के जाऊं। मैं सोचा ये 80,000 वाले जूते है ना, ये पहन के जाता हूं मैं, है ना। एमसी स्टेन वाले 80,000 वाले जूते ना, वही मैं भी पहन के जाता हूँ डेट पे, मेरा इंप्रेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं डेट पे जाने के लिए मैं 80,000 के जूते, मैं सोचा अब 80,000 के जूते लाऊंगा कहाँ से? तो मैंने क्या काम सोचा, एक काम करता हूँ मैं क्रेडिट कार्ड पे ले लेता हूँ। फिर मैंने सोचा यार क्रेडिट कार्ड पे ले भी लिया आज 80,000 के जूते, कल पे तो करना पड़ेगा, तब भी मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, ठीक है। मेरा ये ऑप्शन तो कट। दूसरा काम करता हूँ फैक्ट्री आउटलेट। फैक्ट्री आउटलेट जानते हो क्या होता है? फैक्ट्री आउटलेट क्या होता है? अगर कोई नहीं जानता, कि मेरा नाइकी का शूज है जो 80,000 रुपये का है, मैं अगर फैक्ट्री आउटलेट पे जाऊंगा तो मैं उसका मेरे को फर्स्ट कॉपी मिल जाएगा, ठीक है। या कुछ भी डिफेक्टिव पीस मिल जाएगा थोड़ा 30-40,000 रुपये में। तो मैं देखा 40,000 रुपये में फैक्ट्री आउटलेट पे से खरीद लेता हूँ। फिर मैंने कहा यार 40,000 भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा मैं, तो अभी ये ऑप्शन भी डिडक्ट करता हूँ। फिर मैंने सोचा मेरे दोस्त के पास एक है तो मैं उससे ले लूँ, पर वो मेरे को देगा नहीं ऐसा, तो वो मेरे से रेंट लेगा, ठीक है। तो मैं रेंट पे ले, मेरे को जूते लेने के 3 तरीके हैं मेरे पास। 80,000 के जूते, ये याद कैसे रखोगे? बूट मतलब जूता होता है ना, तो इसको ऐसे याद रखना, 80,000 के जूते ना, तो 3 तरीके, मैं क्रेडिट कार्ड, फैक्टरिंग और रेंट। तो क्या है? ट्रेड क्रेडिट, मैं ट्रेड क्रेडिट पे ले लो, है ना। फैक्टरिंग कर लो, लीज कर लो, लीज मतलब रेंट। पहले तुम रेंट बोलते थे, अब जब तुम 116 पढ़ने लगे तो तुम उसी चीज को लीज बोल देते हो, बातें की होती है। तो ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या होता है? अगर आपके पास किसी ने आपके पास अभी तक खुद के पैसे से यूज कर रहे हो, स्टार्टअप को फंड कर रहे हो, तो कैसे कैसे 3 तरीके क्या? ट्रेड क्रेडिट। आप ना एक बहुत अच्छा वेल क्राफ्टेड फाइनेंशियल प्लान बनाओ। दूसरा क्या काम करो, आप सप्लायर के ऑफिस में जाओ और उसे एक्सप्लेन करो कि देखो हमारा प्लान ये है, तो आप हमें ट्रेड क्रेडिट दे दो, आप मेरे को 30 दिन का पीरियड दे दो, हम 30 दिन के बाद में पैसा दे देंगे आपको। फैक्टरिंग कर लो, अपने डेटर को बेच दो किसी और को और फिर पैसा ले लो। लीज कर लो, लीज में बोलता है कि ना रादर देन परचेज इट, तुम असेट को परचेज मत करो, तुम रेंट पे ले लो। वो क्या हेल्प करेगी आपको? टैक्स एग्जम्पशन वगैरह के लिए भी हेल्प करेगी, कैपिटल कॉस्ट वगैरह भी आपकी बच जाएगी। 1 करोड़ की मशीन ले रहे हो इंस्टेड के आप 10 लाख का रेंट पे ले लो, ठीक है। और इसको याद कैसे रखोगे? 80,000 के जूते, 80,000 के जूते मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो मेरे पास 3 तरीके थे, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग और लीज, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग और लीज।
सेकंड क्या, एंजल इन्वेस्टर। अब एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? तो एंजल इन्वेस्टर को इनफॉर्मल इन्वेस्टर, एंजल फंडर, प्राइवेट इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर और बिजनेस एंजल, ये 3-4 नाम बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल इन्वेस्टर, इनफॉर्मल इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर और बिजनेस एंजल। अब ये मैं नाम याद करा दूंगा कि क्यों बोलते हैं इनको। ठीक है, ये क्या होता है? जनरली ये फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। अगर मेरे को फैमिली फ्रेंड से पैसा लेना है ना, तो वो जब पैसा देंगे ना, उन्हें मैं बोलूंगा एंजल इन्वेस्टर। क्या बोलूंगा? एंजल इन्वेस्टर। जब मैं फैमिली फ्रेंड से पैसा ले रहा हूं, उसे मैं क्या बोलूंगा? एंजल इन्वेस्टर। याद रख लो अपने दिमाग में। जनरली, एक वर्ड है जनरली। जनरली एंजल इन्वेस्टर वही होता है जो फैमिली फ्रेंड से पैसा ले रहा है, वो एंजल इन्वेस्टर। फैमिली फ्रेंड्स ही होते हैं, वो एंजल इन्वेस्टर होते हैं जनरली। ठीक है, फैमिली फ्रेंड से पैसा ले रहा हूं, तो फैमिली फ्रेंड से ले रहा हूं तो मतलब उनसे मेरा टर्म्स कैसा रहेगा? फॉर्मल या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल, इसलिए इसको नाम बोलूंगा इनफॉर्मल इन्वेस्टर। प्राइवेट, मेरा स्पेसिफिक प्राइवेट आदमी है। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टर। सीड इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर क्या होता है? जो मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ तभी पैसा डाल देते हैं। तो जनरली सबसे पहले अभी मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैं फैमिली फ्रेंड्स के पास ही जाऊंगा ना। तो सीड इन्वेस्टर भी होते हैं, ये बिजनेस एंजल भी होते हैं। बिजनेस के एंजल, बिजनेस के एंजल हैं ये। ठीक है, और एंजल फंडर भी। ठीक है, ये नाम हो। ये स्मॉल स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर पे पैसा लगाते हैं। तो अगर कोई मेरे पे पैसा लगा रहा है, अगर मैंने अभी मेरे क्लासेस चालू किए, अगर कोई मेरे को फंडिंग दे रहा है, तो क्या तो वो मेरा स्टार्टअप पे पैसा लगाएगा? क्या वो मेरे पे पैसा लगाएगा कि मेरे को तेरे पे विश्वास है, तू बहुत अच्छा स्टार्टअप चला सकता है, मेरे को तेरे पे विश्वास है, तो वो किस पे पैसा लगाएगा? मेरे पे या मेरे बिजनेस पे? तो स्मॉल स्टार्टअप पे पैसा लगा सकता है, या एंटरप्रेन्योर जो है चला रहा है उस पे पैसा लगा सकता है। अब मेरा फैमिली फ्रेंड्स होंगे तो वो मेरे को क्या करेंगे? मोर फेवरेबल टर्म्स देंगे कंपेयर टू अदर। ठीक है, अगर मैं किसी दूसरे अनजान से पैसा लेता तो वो ज्यादा मेरे को ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एंड कंडीशन देते कि नहीं, और बहुत ऐसा देते टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें मैं परेशान हो जाऊं, है ना। पर ये क्या देंगे? थोड़ा फेवरेबल देंगे कि यार ठीक है, अगर मान लो मैंने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, उसने दिया कि 5 साल के लोन, अगर मैं 5th ईयर पे रिपे नहीं कर पाया, बैंक आएगा और मेरे सब कुछ असेट सीज कर देगा। करेक्ट। तब मैंने फैमिली फ्रेंड से पैसा लिया, मैं 5th ईयर पे पैसा नहीं रिपे कर पा रहा हूँ, मैं बोलूंगा यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को मैं 6th ईयर में पैसा दे दूंगा प्लीज भाई। ठीक है, आप तो मैं जानते ही हूँ, कहाँ ले जाऊंगा, आप ही का है सब कुछ। तो ये क्या है? थोड़ा फेवरेबल टर्म्स दे देते हैं। ठीक है, ये ऑनगोइंग और वन टाइम इंजेक्शन करते हैं। ऑनगोइंग मतलब कि मान लो मैं चल रहा हूं, मैं बिजनेस चल रहा है, तो क्या तो वो धीरे धीरे पहले साल 1 लाख रुपए डाले, दूसरे साल 1 लाख रुपए, तीसरे साल 1 रुपए, चौथे साल 1 लाख रुपए, ऐसा धीरे धीरे भी पैसा डाल सकते हैं। ऑनगोइंग इंजेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, इंजेक्शन मतलब, इंजेक्शन वर्ड कहां से है? इंजेक्शन अपन जो नॉर्मल इंजेक्शन होता है, सीरीज होता है, वो अपने अपने हाथ पे लगाते हैं, मतलब वो पैसा अपन ने, वो जो भी था उसके अंदर, वो अपन ने हाथ के अंदर डाला, अपने वेन्स के अंदर डाला। ठीक है, तो वैसे ही पैसा, मनी इंजेक्ट कर रहा हूं मैं बिजनेस में मनी इंजेक्ट कर रहा हूं, तो इसलिए वर्ड आई इंजेक्शन, है ना। तो ऑनगोइंग इंजेक्शन भी कर सकता है, वन टाइम भी कर सकता है। वन टाइम मतलब स्टार्टिंग में वो मेरे को 5 लाख दे दे, या मेरे को 1 लाख दे, या स्टार्टिंग में 5 लाख भी दे दी, फिर 1 लाख भी दे रहा है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, ऑनगोइंग भी कर सकता है। वो अपना मनी यूज लेता है, मनी पैसा अपना यूज लेगा। मेरा दोस्त कोई मेरे को पैसा दे रहा है तो वो अपना मनी यूज लेता है। अभी ये देखो, अपना मनी तो यूज लेता है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपना मनी यूज लेता है, पर वो अपना मनी देगा किसके थ्रू? ये था मैं मिस्टर, ये था मेरा दोस्त मिस्टर, मैं इसको बोला कि 1 लाख रुपए दे दे मेरे को। ठीक है, ये पैसा अपना देगा, पर ये रूट किसके थ्रू होगा? इसकी लीगल एंटिटी के थ्रू। इसने अपना बिजनेस बना रखा, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म, ये इसके थ्रू पैसा रूट करवाएगा मेरे को 1 लाख रुपए, ना कि वो इधर करवाएगा मेरे को। खुद से पैसा नहीं देगा, पैसा इसी का होगा, इसी ने अपने बिजनेस में पैसा लगा रखा होगा, वो बिजनेस के थ्रू पैसा है। तो अभी लिख क्या रखा है? ऑल्सो इंजीनियर्स यूजुअली आर द इंडिविजुअल पीपल, इंडिविजुअल लोग होते हैं, बट द मनी दे इन्वेस्टेड माइट एक्चुअली कम थ्रू। वो कहां से आ सकता है? दूसरी एंटिटी से आ सकता है। वो क्या हो सकती है? लिमिटेड कंपनी, लाइबिलिटी, ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मेरे को आया कि मेरे को एंजल इन्वेस्टर के बारे में बताओ, या कोई स्टेटमेंट दे दिया और तुम्हें बोलेगा एंजल इन्वेस्टर के बारे में बताओ, तो क्या लिखोगे तुम? तो तुम क्या लिखोगे? बोलोगे इनफॉर्मल इन्वेस्टर है, या प्राइवेट इन्वेस्टर है, ये है वो है। ठीक है, वो स्मॉल एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप में पैसा लगाता है। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर जनरली फैमिली फ्रेंड्स होता है। ठीक है, मोर फैमिली फ्रेंड्स से तो मोर फेवरेबल टर्म्स देगा, मोर फेवरेबल टर्म्स देगा, और ऑनगोइंग इंजेक्शन भी दे सकता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी दे सकता है। ठीक है, वो अपना मनी यूज लेता है, ऑन मनी यूज लेता है, और वो माइट एक्चुअली कम फ्रॉम, कहां से आ सकता है? दूसरा लीगल एंटिटी से आ सकता है। ठीक है, तो बूट फंडिंग में क्या है? ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, लीज।
तो 80,000 के जूते तेरा घर जाएगा तो मैं क्रेडिट कार्ड से ले लूंगा, मैं फैक्ट्री आउटलेट से जाके ले आऊंगा और लीज कर लूंगा, ठीक है। ये ऐसे याद आ जाएगा तुम्हें। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? स्मॉल इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर होता है, जनरली फैमिली फ्रेंड्स होता है, मोर फेवरेबल टर्म देगा कंपेयर टू वन टाइम इंजेक्शन ऑन यूज देयर ओन मनी, द मनी दे एक्चुअली माइट कम फ्रॉम द अनदर लीगल एंटिटी, ठीक है। सिंपल, इधर मैंने एकदम सिंपल लिख रखा है, तुम आओ इधर से रीड आउट करो, तुम्हें याद हो जाएगा फटाफट, ठीक है। अभी वीसी क्या होता है? तो जो भी तुमने शार्क टैंक देखा था ना वो वीसी है, ठीक है। अभी मैं एक फटाफट वीसी पढ़ाने के पहले मैं रिकेप करता हूं। अभी तुम माइंड में बनाना चालू करो कि दिमाग में तुम सोचो कि मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, अब 1 घंटे में सोचो मैंने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने स्टार्टअप पढ़ा, उसमें कंडीशन क्या थी? 10 साल तो टर्नओवर 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इनोवेशन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस एंड सर्विसेज, ठीक है। ये हो गया, वो स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बना हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था क्या क्या था? अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाई इंडिया बिकम ए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फॉर थ्राइविंग? तो क्या था? फ्रॉम वैरायटी ऑफ फंडिंग ऑप्शन अवेलेबल, पूलिंग ऑफ टैलेंट इन सच ए कॉस्ट इफेक्टिव वे थ्रू यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तीसरा क्वेश्चन था क्या था? सम इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंशियल स्टार्टअप। मैं पर करता था, फैमिली फ्रेंड्स मेरे को क्राउड के सामने नीचा दिखाने लगे। पीयर टू पीयर लैंडिंग, पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइन, क्राउड फंडिंग, फैमिली फ्रेंड्स, मैक्रो लोन, वेंडर फाइनेंसिंग, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, ठीक है। फिर मेरा फोर्थ क्वेश्चन क्या था? फोर्थ क्वेश्चन था यूनिकॉर्न, है ना। यूनिकॉर्न कैसे होता है? तो मैंने तुम्हें यूनिकॉर्न भी बताया, प्राइवेटली स्टार्टअप होता है, रेट ऑफ सक्सेस होती है जिसकी वैल्यू तो $1 बिलियन से नीचे ऊपर है ना। रीच कर दिया $1 बिलियन भी हो जाए तो भी चलेगा, ठीक है। और हाई ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड रहता है, ठीक है। फिर उसमें क्या था? अगर स्टार्टअप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्टअप रह सकता है, दूसरे टाइम पे उसकी टेक जा सकता है, ठीक है। और इन वो भी मेरा फर्स्ट स्टार्टअप था 2011 में, वो एडटेक स्टार्टअप था, ठीक है। फिर मेरा मोड ऑफ द स्टार्टअप, मोड ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्टअप मेरे कौन से 3 होते हैं? मेरा एंजल, मेरा बूटस्ट्रैप, मेरा वीसी। तो एंजल मेरा क्या होता है? मैं पहला सबसे पहले बूटस्ट्रैप कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप क्या होता है मेरा? उसमें मेरे 3 पॉइंट याद रखने मेरे को, क्या क्या 3 पॉइंट याद रखने मेरे को? ट्रेड क्रेडिट, पर्सनल ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग और फैक्ट्री आउटलेट, है ना। तो फैक्ट्री आउटलेट मतलब फैक्टरिंग, ठीक है। और एंजल इन्वेस्टमेंट मेरा क्या होता है? सीड फंडर होते हैं, मेरे इनफॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं, जनरली फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, मोर फेवरेबल बटन देंगे, मेरा ऑनगोइंग इंजेक्शन देंगे, वन टाइम इंजेक्शन देंगे, ठीक है। और उसके बाद में मेरा जो पैसा वो देते हैं वो माइट कम फ्रॉम अनदर लीगल एंटिटी, ठीक है। तो मेरे को याद हुआ तो आपको भी ऐसे याद हो सकता है, तो ऐसे दिमाग में फ्लो चार्ट बना के रखो। ये कैसे याद होगा? आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और आप इधर ये मैंने छोटा सा लिख रखा है, इसमें से आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। पिच प्रेजेंटेशन क्या होता है? मेरा पिच 20 मिनट का होता है। पावर प्रेजेंटेशन में मतलब नॉट मोर देन 20 मिनट। पावर प्रेजेंटेशन में होता है किसके लिए? पुट सम मनी इनटू द बिजनेस। किससे मांगू? जो मिले उससे मांगू, मतलब पार्टनर से मांगू, को फाउंडर से मांगू, इन्वेस्टर से मांगू, जहां मिले वहां मांगू। कहां मांगू? कहां मांगू? जहां मिले वहां मांगू, मतलब ऑनलाइन या फेस टू फेस, जहां मिले वहां मांगू, ठीक है। सम पॉइंट kept in the mind while presenting the pitch: इंट्रोडक्शन, टीम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, प्रोजेक्शन माइलस्टोन। प्रोजेक्शन माइलस्टोन में 3 चीजें: इनकम, मेरा कैश फ्लो, बैलेंस शीट। इनकम में मेरे 3 चीजें: रेवेन्यू, कॉस्ट। कॉस्ट मेरी 2 मेजर कॉस्ट, मेरी रेंट की और एम्प्लॉय की। बैलेंस शीट में मेरी 3 चीजें: CCC, कैसेट बैंक, हाउ मच आई ओ टू द सप्लायर, मतलब मेरा क्रेडिटर, हाउ मच मनी आई इन्वेस्ट इन द बिजनेस, मतलब मेरा कैपिटल। CCC कैपिटल, इन्वेस्ट, क्रेडिटर और कैसेट बैंक, ठीक है। अब क्या होता है वीसी? ऐसा तुमने पढ़ा, माइंड में मैंने बना लिया कि मैंने क्या क्या पढ़ा, सिंपल। अब तुम वीसी में मेरे को क्या क्या पढ़ना है? मेरे एक तो वीसी में मेरे मेजर 3 क्वेश्चन है पहले तो, ठीक है। क्या क्या है? वीसी जनरली क्या होता है, ठीक है। अब वीसी क्या होता है? जो भी तुमने स्टार्टअप में ये देख, शार्क टैंक में देखे ना, अमन गुप्ता, ये सब, ये क्या है? ये सब वीसी है। अब ये क्या होता है? वीसी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो मैनेज करता है इन्वेस्टर टू सीक इन्वेस्ट इन द कैपिटल एंड बिजनेस एक्सेप्शन को। अब वीसी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? वीसी किस फॉर्म में हो सकता है? वो एज ए ट्रस्ट भी हो सकता है, एज ए कंपनी भी हो सकता है, एज एलएलपी भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? वीसी ट्रस्ट, कंपनी, एलएलपी। और ट्रस्ट और कंपनी में क्या फर्क होता है? जो ट्रस्ट होता है ना, वो 2 एक्ट से गवर्न होता है: इंडियन ट्रस्ट एक्ट और इंडियन कंपनीज एक्ट, ठीक है। 2 चीजों में गवर्न होता है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट, है ना। इंडियन ट्रस्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट 2 गवर्न करते हैं, तो इसलिए लोग प्रीफर करते हैं कि एज ए ट्रस्ट फॉर्म में हो। अगर मैं किसी में पैसा लगा रहा हूँ तो वो ट्रस्ट फॉर्म में पैसा लगाऊं, ताकि मेरा इंडियन कंपनीज एक्ट तो लग ही रहा है, ट्रस्ट एक्ट भी लग जाए, ताकि ये कोई फ्रॉड वगैरह ना कर पाए, ठीक है। तो ये
ट्रस्ट भी हो सकता है, कंपनी भी होता है, एलएलपी भी हो सकता है, ठीक है। अब इन्वेस्टर कौन होंगे इसमें? तो वीसी क्या होता है जनरली, एक मेरी एंटिटी होगी, एक एंटिटी है, ये क्या हो सकती है, ट्रस्ट, कंपनी, एलएलपी। इसमें जो पैसा लगा रहा है ना, ये इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है वो कौन कौन हो सकता है? फिर ये पैसा किस में लगाएगा? बहुत सारे स्टार्टअप में लगाएगा और कंपनीज में लगाएगा। मतलब इसने पैसा लगा दिया, इससे पैसे लिए बहुत सारे लोगों से और पैसा लगा दिए ओला में, जोमेटो में, है ना। स्टार्टअप में किस में लगाएगा? जेप्टो में। ऐसे इधर इधर कोई भी बिजनेस होगा उसमें पैसा लगाएगा। लेगा किससे पैसा? जो इन्वेस्टर होंगे वो कौन कौन होंगे मेरे? इन्वेस्टर कौन से होंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े बैंक्स वगैरह, है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, एनबीएफसी जो भी है, पेंशन फंड, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, है ना, एचएनआईज, ठीक है। अब बोलते हैं कि इनका जनरली ये कैसे होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली ये क्या करते हैं? जनरली इनका काम क्या होता है वेंचर? तो ये क्या करते हैं, न्यू और रैपिडली ग्रोइंग कंपनी, जो कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है ना उसमें पैसा लगाएंगे, या जो कंपनी नहीं है उसमें पैसा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका पैसा बहुत जल्दी डबल होता है। जैसे अनुपम मित्तल अपनी शार्क टैंक पे स्टोरी सुनाता रहता है कि मैंने ओला में पैसा लगाया था। ओला में कब पैसा लगाया था? जब वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो उसने उस टाइम पे पैसा लगाया था। उसने उस टाइम पे पैसा क्या लगाया था? बहुत नहीं थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, ठीक है। तब पैसा लगाया तो उसका पैसा इतना डबल हुआ, वो 800x का रिटर्न लेके निकला था जिस टाइम पे, ठीक है, जब उसने शेयर बेचे थे। वो इक्विटी शेयर परचेज करते हैं। तो वो क्या करते हैं आगे शार्क टैंक में तुम देखोगे, सर आप, है ना, हमारी वैल्यूएशन है 30 करोड़ की, 1 करोड़ रुपए उठाना चाहता हूं मैं 5% के लिए, ठीक है। 1 करोड़ रुपए उठाना चाहता हूं मैं 2% के लिए, 1 करोड़ रुपए उठाना चाहता हूं 3% के लिए। मतलब उसका मतलब क्या होगा? सर आप मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दो और आप मेरा कंपनी का 3% ले लो, मतलब आप इक्विटी ले लो, तो परचेज इक्विटी से, ठीक है। वो क्या करता है? असिस्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि वो नए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने में हेल्प करेगा। अभी 1 करोड़ रुपए वो बैंक से भी ले सकता था, पर वो वीसी के पास क्यों है? क्योंकि ना वीसी वाले जो लोग बैठे हैं ना, जो उधर शार्क टैंक में, है ना, तो वो क्या करेंगे? वो क्या डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डेवलप करने में उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और एड वैल्यू करेंगे थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। वो बोलते हैं कि मैं आपके यहाँ कंपनी में आ जाऊंगा, 2-4 दिन आपकी हेल्प कर दूंगा, हफ्ते में 1 दिन आ जाऊंगा, ठीक है। आपने वो वाला देखा होगा, जोरको वाला। तो जोरको वाले में वो इन्वेस्टमेंट दे रहा था, उसने बोला कि सर आप मेरे को 60 घंटे दोगे क्या, है ना, आप कंपनी में आओगे, मेरे को 60 घंटे मेरे को गाइडेंस वगैरह दोगे क्या? तो वो क्या करते हैं? एड वैल्यू करते हैं थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो मेरे को 3-4 पॉइंट याद करने, क्या कैसे याद रखूंगा मैं? कि वो न्यू और रैपिडली ग्रोइंग कंपनी होगी, इक्विटी शेयर परचेज करेंगे, वो फिनेंस करेंगे, न्यू रैपिडली ग्रोइंग इक्विटी शेयर परचेज करेंगे, असिस्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, एड वैल्यू थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये क्या हो गया जनरली। फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इसके? अब जनरली हो गया, मैंने पढ़ लिया। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? वो इक्विटी शेयर, इक्विटी में पार्टिसिपेट करेंगे, वही देखो सेम इक्विटी शेयर में पार्टिसिपेट करेंगे, इक्विटी शेयर में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इक्विटी शेयर क्या होता है? लैक ऑफ लिक्विडिटी होती है, ठीक है। इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया तो वो क्या होगा? उससे क्या होगा? लैक ऑफ लिक्विडिटी। लैक ऑफ लिक्विडिटी मतलब कि वो इलिक्विड हो जाएगा। अगर जैसे ही वो इलिक्विड हो गया तो वो क्या करेगा? प्रीमियम चार्ज करेगा। मतलब वो बोलेगा कि मैं आपका कंपनी की वैल्यूएशन में कम लगाऊंगा, ठीक है। तो लो प्राइस पे शेयर ले लेगा, वो रिटर्न बोलेगा मेरे को ज्यादा दो, क्योंकि मेरा वो क्या करेगा? लिक्विडिटी प्रीमियम लेगा। लिक्विडिटी प्रीमियम क्या होता है? मेरा लो प्राइस पे लूंगा और मेरे को हाई रिटर्न दो, क्योंकि मेरा लिक्विड भी तो ले से मैं अभी 5 साल पहले निकल ही नहीं सकता, एग्जिट नहीं ले सकता, क्योंकि एग्जिट लूंगा तो कहाँ लूंगा? मेरे तो आपकी तो वैल्यूएशन ही 5 साल 6 साल बाद में बढ़ेगी, ठीक है। अभी तो आप क्या है, बिजनेस चालू किया आपने, लॉन्ग टाइम ओरिजिन, कितने साल के लिए पैसा लगाते हैं? मिनिमम 3 मैक्सिमम 10 साल के लिए पैसा लगाया जाता है, ठीक है। रिस्क हाई है, क्योंकि इक्विटी सबसे ज्यादा रिस्की होती है, डेट कम रिस्की होता है, सबसे ज्यादा रिस्की इक्विटी होता है। आप इक्विटी शेयर में पैसा लगा रहे हो तो रिस्की है, ठीक है। हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स तो खाली है ना, इक्विटी पार्टिसिपेंट से याद रहेंगे। इक्विटी है तो वो लिक्विड कम होगी और रिस्की ज्यादा होगी। इलिक्विड है मतलब 3 से 10 साल तक के लिए आपने पैसा लगा रखा है। तो इक्विटी पार्टिसिपेशन करेगा तो उससे क्या हो जाएगा? इलिक्विड हो जाएगा। इलिक्विड मतलब 3 से 10 साल के लिए मिनिमम ब्लॉक हो जाएगा, लॉन्ग टाइम ओरिजिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा, और इससे रिस्क बढ़ जाएगी, हाई रिस्क हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है इसमें? अगर आप लिखना चाहो तो इसको याद रख लो कि इक्विटी वाले पॉइंट से याद हो जाएगा मेरे, ठीक है। ये वाले से इसमें क्या है? न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनी, असिस्टेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस, एड वैल्यू टू पार्टिसिपेट, ठीक है। अब एडवांटेज याद करने के पहले सबकी एक एक लाइन याद रखो। नमिता क्या बोलती है कि मेरे पास बहुत सारे नेटवर्क है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है।
कि साक्स के पास क्या होते हैं, जो वीसी होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, उससे वो क्या कर देगा, नेटवर्क ऑफ कॉन्टेक्ट होते हैं, जिससे वो आपकी हेल्प करवा देगा। ठीक है, अमन बोलता है कि मैं आपकी सेल्स में मदद कर सकता हूं, मैंने ना D2C तोड़ दिया है ना, मैं आपको क्या करूंगा, इसमें हेल्प कर दूंगा। तो क्या होगा, फैसिलिटी इन ट्रेड सेल्स। अनुपम क्या बोलता है कि मैंने इतने कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, मैं आपका एडिशनल राउंड करा दूंगा। एडिशनल राउंड क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, एडिशनल फंडिंग उठानी होगी तो मैं आपका करा दूंगा। फिर क्या होगा, एक होता है कि मैं आपके आईपीओ में जाने के लिए मदद कर दूंगा। और अगर देखो इंडिया में होता है मेरा आईपीओ में कहाँ रजिस्टर होऊंगा, NSE BSE। ठीक है, अगर आप ओवरसीज में जाना रजिस्टर होना चाहते हो ना, तो आप यूएसए में मेरे दो स्टॉक एक्सचेंज है मेजर। क्या है, एक फर्स्ट है न्यूयॉर्क एक्सचेंज से, एक है नास्डेक, नेशनल एसोसिएशन सिक्योरिटी डीलर। ठीक है, ऐसा इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और फिर क्या है कि ये लॉन्ग टर्म इक्विटी के लिए पैसा, इक्विटी वाला पॉइंट इधर भी आ गया मेरा। ठीक है, अब ये क्या होता है, बिजनेस पार्टनर होते हैं। ठीक है, ये बिजनेस पार्टनर तो ये प्रॉफिट और रिस्क दोनों शेयर करते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज क्या होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इक्विटी में पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टर्म इक्विटी में पैसा लगाते हैं, ये बिजनेस पार्टनर तो शेयर करते हैं बिजनेस रिस्क एंड रिवॉर्ड, है ना। ये रिवॉर्डेड होता है, किस इसको रिवॉर्ड कैसे मिलेगा कि बिजनेस की सक्सेस बढ़ जाए या कैपिटल गेन से, यानी बहुत सारा, मैंने 100 रुपये में शेयर खरीदा और मैंने 800 रुपये में शेयर बेच दिया तो 700 रुपये का कैपिटल गेन हुआ। ठीक है, नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट रहते हैं इनके पास, ये क्या करेंगे, एड वैल्यू करेंगे कंपनी में, फैसिलिटेट ट्रेड सेल को फैसिलिटेट करेंगे, एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग कराएंगे, आईपीओ वगैरह के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और अगर ओवरसीज में जाना है तो आपको नेस्डेक के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। ये सब चीजें मैंने आपको इधर भी लिख रखी है। अब देखो कैसे लिखेगा, मोड ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्टअप 3 होते हैं मेरा, बूट, एंजल और वीसी कौन कौन से हो सकता है, एज ए ट्रस्ट कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकता है, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इन्वेस्टर, यही हो सकते हैं। जनरली क्या होता है मेरा, न्यू रैपिडली कहूँगा, ये इक्विटी शेयर का परचेज करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, मेरा प्रोडक्ट से हाई वैल्यू टू एक्टिव पार्टिसिपेशन, इक्विटी पार्टिसिपेशन करते हैं, उससे लैक ऑफ लिक्विडिटी, लॉन्ग टाइम ओरिजिन, मतलब 3 से लेकर 10 साल तक ही पैसा लगा सकता है, हाई रिस्क भी ज्यादा रहता है, रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इंजेक्ट करता है इक्विटी शेयर में, पार्टनर होता है और रिस्क रिवॉर्ड शेयर करते हैं, नंबर नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, फैसिलिटेट ट्रेड सेल करता है, एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग करता है, प्रिपेयर कंपनी फॉर एन आईपीओ। ठीक है, और ये मैंने आपको नोट्स पढ़ने का तरीका बता ही रखा है। जहां ये पॉइंट्स है ना, मतलब जहां ये पॉइंट्स है उनका मतलब है कि इनके आगे आपको कुछ लिखना है, पर जहां ये है ना वो मतलब स्टेटमेंट ही आपको यही है, यही लिखना है। तो ये थोड़ा थोड़ा इधर कुछ शॉर्ट करके लिख रखा है, वो आप थोड़ा बढ़ा बढ़ा के लिख देना, आप जो उससे मेन नोट से पढ़ोगे। और ये वाले तो ऑब्वियसली मेरे पॉइंट्स वाले ही हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? एक बार वापस से रिवाइज करके बताऊं आपको। चलो वीसी रिवाइज कर लेता हूँ। वीसी में मेरे 3 क्वेश्चन, मेरा एक तो जनरली, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक एडवांटेज। जनरली क्या होगा मेरा कि ये इक्विटी, मेरा न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनी में पैसा लगाएंगे, मेरा परचेज करेंगे इक्विटी शेयर, असिस्ट करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस और वैल्यू ऐड करेंगे थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे मेरे, इक्विटी, लैक ऑफ लिक्विडिटी और लॉन्ग टाइम ओरिजिन, और इससे क्या होगा, हाई रिस्क हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, सब क्या याद रखो, नमिता क्या बोलती थी कि मैं नंबर ऑफ ज्यादा, मेरे कॉन्टेक्ट्स है, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स है। ठीक है, अमन क्या बोलता था कि मैं आपके ट्रेड सेल्स में हेल्प करा दूंगा। मेरा अनुपम 2 चीजें बोलते थे, अनुपम मित्तल 2 चीजें बोलता था कि मैं आपको एडिशनल राउंड में हेल्प कर दूंगा और मैं आपको आईपीओ के लिए प्रिपेयर कर दूंगा। ठीक है, ओवरसीज में जाना है तो नेस्टिक। ठीक है, और ये मेरा इक्विटी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और ये पार्टनर, ये मेरा क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग में हेल्प करते हैं, मेरा बिजनेस पार्टनर होते हैं। ठीक है, अभी स्टेजेस क्या होते हैं फंडिंग, मेरा पहले होता है सीड। अब आपने जो भी नाम पढ़ा था वो मैं आपको बताता हूँ। सीड, स्टार्टअप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सीड, स्टार्टअप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सीड, स्टार्टअप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सीड, स्टार्टअप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो आप बोलते हो सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज 3, वो भी इन्हीं में से आते हैं। वो अभी आप इसमें मत जाओ, आपको चाहिए हो तो मेरे को कमेंट कर दो, अलग से मैं आपको वो बना दूंगा कि सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी क्या होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, वो इधर से ही आते हैं। ठीक है, कि कौन से राउंड को सीरीज ए बोलूंगा, बी बोलूंगा, सी बोलूंगा, वो भी इधर से आते हैं। मैं आपको वो, मेरे को आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो, आपको वो चाहिए हो तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, स्टार्टअप के मेरे क्या क्या होते हैं, मेरे सीड, स्टार्टअप, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, सीड, स्टार्टअप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब सीड क्या होता है कि मेरे पास है ना, अब मैंने दिमाग में कुछ नहीं सोचा, मैंने सोचा कि यार ऐसा एक मशीन बनाऊंगा जहां से आलू डालूंगा और सोना निकलेगा। ये क्या, मैंने ऐसे सोचा, खाली दिमाग में खाली आइडिया आया, तो कोई वो आइडिया पे ही पैसा लगा देना, वो होता है सीड मनी।
मतलब सीड मनी मतलब मेरा क्या, ये मनी, ये टर्म्स कहां से आई वो बताता हूँ कि मेरा बीज है, मैंने खाली बीज बोया है, अभी तक पेड़ आया ही नहीं, मेरे को नहीं पता पेड़ कैसा आएगा, पेड़ आएगा भी नहीं आएगा मेरे को पता ही नहीं है, मेरे तो आइडिया है, बिजनेस क्या पता बना नहीं बने मशीन, ठीक है, ये तो खाली सिंपल आइडिया है, जो आइडिया पे पैसा लगा दे वो सीड फंडिंग, तो जो मैंने बीज पे ही पैसा लगा दिया वो सीड फंडिंग। तो अभी लो लेवल ऑफ फाइनेंसिंग, कम पैसा लगाता है टू प्रूव न्यू आइडिया, कि ये आइडिया प्रूव करने के लिए मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए होगा, मेरे को रिसर्च करने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो ये होता है सीड मनी, ठीक है। फिर होता है स्टार्टअप फेज। स्टार्टअप फेज क्या होता है, जिसमें मेरा क्या होता है, मेरा एक्सपेंसेस मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए होगा, कि मेरे को उसको बनाना, मैं ऐसी मशीन बना रहा हूँ, मैं सब जगह मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं मेरी पीआर कर रहा हूँ, मैं मेरा बहुत सारा पैसा लगा रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, उसमें जो भी पैसा दे रहा है ना वो होगा स्टार्टअप फेज, ठीक है। फर्स्ट राउंड में क्या होता है, मैंने धीरे धीरे सेल्स स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ी थोड़ी मेरी सेल्स हो रही है, ठीक है। सेकंड राउंड में क्या होता है, सेल्स हो रही है तो मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, और मेरी कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई, अगर प्रॉफिटेबल होती है तो वही पैसा मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए काम आ जाता है, तो मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए और मेरी कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई। थर्ड राउंड को मैं बोलता हूँ मेग्जानाइन, क्या बोलता हूँ, मेग्जानाइन, मेग्जानाइन, इन दोनों को मिला दो तो आप बोलोगे मेग्जा। अब अगर आपको पूछ लेगा मेग्जानाइन मतलब कौन सा राउंड, थर्ड राउंड, इसमें क्या होता है, एक्सपांशन करने के लिए पैसा चाहिए। फोर्थ राउंड होता है ब्रीज। ब्रीज मतलब क्या होता है, ये मेरा इधर एक बिजनेस बैठा है दिल्ली में, और मेरे इन्वेस्टर बहुत जगह है, मुंबई कोलकाता, ये भी पैसा डाल पा रहे हैं, तो आईपीओ क्या है, एक इनके लिए ब्रिज है, तो अगर आईपीओ के लिए जा रहे हैं ना तो वो ब्रिज फाइनेंसिंग होता है, ठीक है। ब्रिज फाइनेंसिंग मतलब आईपीओ के लिए जा रहा हूँ तो ब्रिज फाइनेंसिंग, थर्ड राउंड फोर्थ राउंड। तो अगर शार्क टैंक में आप देखोगे तो नॉर्मली सेकंड और थर्ड राउंड के लिए लोग आते हैं, कि बोलते हैं कि सर हमारे पास ना पैसा नहीं है, हमारे लॉस में चल रहे हैं, तो हमें वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिएगा, ठीक है। या फर्स्ट राउंड वाले भी आ जाते हैं, मोस्टली सीड और स्टार्टअप वाले शार्क टैंक में नहीं आते, तुमने देखा होगा तो, ठीक है। थर्ड राउंड वाले आ जाते हैं कि सर मेरा बिजनेस एक मेरा मुंबई में है, मेरे को ना दिल्ली में एक्सपांड करना है, ये करना है वो करना है, तो ये आपका मैंने बता दिया, ठीक है। अभी रिस्क कितना एसोसिएट है, ये एक मैट्रिक्स दी हुई आपको क्वेश्चन आ जाएगा, और ये क्वेश्चन आ रखा है मई 25 में तुम्हारे, आप सोचो ये क्वेश्चन नहीं आता तो मई 25 में आ रखा है, ठीक है। तो आपको बोलेगा पीरियड का क्या है और रिस्क परसेप्शन, और ये एक्टिविटी तो ये सेम ही है, ठीक है, ये वाली चीजें इधर लिखी हुई है। तो अगर आपको मैं पढ़ाऊं, इसको याद कैसे रखोगे, पहले सीड, स्टार्टअप फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये याद रहेगा। अभी सिंपल याद करो, 710, 710, 59, 37, 35, 13, 13, एक ये टाइप ऑफ जैसे कि मोबाइल नंबर है वैसे याद रख लो, 710, 59, 37, 35, 13, 13, 710, 59, 37, 35, 13, 13, 710, 59, 37, 35, 13, 13, 710, 59, 37, 35, 13, 13, 710, 59, 59, 37, 35, 13, 13, ठीक है। तो 7 से 10 साल तक, 5 से 9 साल तक, 3 से 7 साल तक, 3 से 5 साल तक, 1 से 3 साल तक, 1 से 3 साल तक, ठीक है। रिस्क कैसे याद रखोगे, देखो अभी मेरे 3 तरह की रिस्क हो सकती है, रिस्क को रिवर्स फ्लो में याद रखना, लो हाई, 3 तरह की रिस्क होती है जनरली, लो मीडियम हाई, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे, नीचे वाली सबसे पहले लो, फिर मीडियम, लो मीडियम, अब हाई के बीच में 3-4 आएंगे, ठीक है। क्या क्या आएंगे, सफिशिएंट हाई, वेरी हाई, ठीक है, सफिशिएंट हाई, वेरी हाई, नहीं सफिशिएंट हाई, हाई, वेरी हाई, और एक्सट्रीम, फिर आ जाएगा एक्सट्रीम, ठीक है। तो लो मीडियम सफिशिएंट हाई, हाई वेरी हाई, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होगी, ऑब्वियसली सीड फंडिंग में सबसे ज्यादा रिस्क होगी, क्योंकि इसमें तो खाली उसका पास आइडिया पे पैसा लगा रहे हो। एक्सट्रीम सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होगी, फोर्थ जब आईपीओ के लिए जा रहा है तो कंपनी तो अच्छी स्टेबलिश है, ये तो सबसे कम रिस्क इधर है। थर्ड राउंड में, थर्ड स्टेज में मीडियम रिस्क है, इसमें सफिशिएंट है, इसमें हाई, इसमें वेरी हाई, ये एक्सट्रीम। तो याद कैसे करो, लो मीडियम हाई, सफिशिएंट हाई, हाई, हाई के पहले सफिशिएंट हाई, हाई,
फिर वेरी हाई, फिर उसके बाद में सबसे खत्म एक्सट्रीम, ठीक है। 710, 59, 37, 35, 13, 13, तो 7, 10, 59, 37, 35, 13, 13, ठीक है। अब वीसी की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। मेरा एक दोस्त वीसी में था, स्टोरी सुनो एक बार। मेरा एक दोस्त वीसी में था, तो मैं उसको बोलता था यार मूवी देखने चले क्या, तो वो बोलता था कि नहीं यार डील है। मैंने उसे वापस से पूछा यार मूवी देखने चलेगा, तो बोलता डील है। और उसने अपने आर्टिकलशिप करी थी ड्यू डिलीजेंस से, उसने अपनी आर्टिकलशिप करी थी ड्यू डिलीजेंस से, उसने अपनी आर्टिकलशिप करी थी ड्यू डिलीजेंस से। जब मैं उसे मूवी देखने के लिए बोलता था, वो बोलता था डील है, डील है, डील है। फिर मैं बोला कि यार भाई तू परेशान नहीं हो रहा क्या, कि सुबह 10 बजे जाते हैं और रात को 4 बजे आ रहे हैं ऑफिस से, तू परेशान नहीं हो रहा क्या। तो उसने बोला कि यार हो तो रहा हूँ क्या, तूने मेरे मन की बात बोल दी, तो मैं खुद एग्जिट प्लान देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोला कि यार एग्जिट प्लान देख रहा है, इसके बाद में तू क्या करेगा, है ना। एग्जिट तो कर लेगा तू, उसके बाद में तू क्या करेगा, पोस्ट इन्वेस्ट मतलब पोस्ट दिस जॉब क्या करेगा तू, ठीक है। तो मैं उसे बोलता था कि मूवी देखने चलेगा, तो स्क्रीनिंग करने चलेगा। पहले मैं आपको पॉइंट्स याद करा रहा हूँ, अंदर का बता दूंगा। मैं उसे बोल रहा था स्क्रीनिंग करने चलेगा, तो वो क्या बोलता था कि डील है, डील है, डील डील करता रहता था। और वो ड्यू डिलीजेंस में था, मैं स्क्रीनिंग करने के लिए बोलता था, तो वो बोलता था कि डील है, डील है। वो ड्यू डिलीजेंस में काम करता था। फिर मैं बोला कि यार एग्जिट प्लान क्या है तेरा, कब छोड़ेगा, और छोड़ने के बाद में क्या करेगा, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या है, ठीक है। ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे आपको कि मेरा एक दोस्त था जो वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, वो वीसी में काम करता था, तो उसमें प्रोसेस के मैं उसको बोलता था स्क्रीनिंग करने चले, मूवी स्क्रीनिंग चले, बोलता है डील है, डील है। वो ड्यू डिलीजेंस में काम करता था, मैं उससे बोलता एग्जिट प्लान क्या है, पोस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। ड्यू डिलीजेंस क्या होता है कि वीसी इन्फॉर्म करेगा अपनी हाथों हाथ इमीडिएटली जो भी उसके मिडल मैन हो गए एम्प्लॉय को, कि फटाफट हमारा क्या हुआ है। जैसे ही किसी एक फाउंडर है उससे बोल दिया कि हम आपको इतना पैसा देंगे, अपने एम्प्लॉयज को बोलेगा कि टाइम वेस्ट मत करो, अब देखो आप, है ना, कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है, कि स्टेज ऑफ बिजनेस क्या है, प्रमोटर कैसा है ना, टर्नओवर कैसा है इसका, ये सब कुछ देख लो तुम, ठीक है। ये इधर काट दूंगा, सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब नोट में क्या करना है तुम्हें, आईएम क्या होता है मेरा। अब एक इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम बनाया जाता है सबसे पहले, ठीक है। अगर तुम थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो, गूगल पे जाओ, लिखो आईएम, आपको कोई ना कोई कंपनी का आईएम मिल जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम क्या होता है, एक डिटेल बिजनेस प्लान होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि बिजनेस का मॉडल ये है, ऐसा ऐसा है, कि इसमें फाइनेंशियल प्लान है, हम इधर एग्जिट लेंगे, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टेंटेटिव वैल्यूएशन भी लिखी हुई रहती है। अभी टेंटेटिव वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मतलब मैं आपको बोलता हूँ टेंटेटिव एग्जाम डेट, मतलब कि एग्जाम डेट, टेंटेटिव रिजल्ट डेट, तो ये जेएन का रिजल्ट कब आएगा, 3 तक आएगा मेरा, 3 मार्च तक आएगा। तो ये क्या टेंटेटिव डेट है, एकदम श्योर डेट नहीं है ना, इस तारीख तक आ सकता है, थोड़ा इसके ऊपर या नीचे, इसके आसपास ही आएगा। तो मतलब टेंटेटिव वैल्यूएशन भी लिखी हुई रहती है कि वैल्यूएशन इतनी वैल्यूएशन रहेगी, 100 करोड़ की वैल्यूएशन होगी, 100 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है। टेंटेटिव वैल्यूएशन लिखी हुई रहती है आईएम में। कहाँ लिखी हुई रहती है, आईएम में टेंटेटिव वैल्यूएशन लिखी हुई है। आपको एक एमसीक्यू में आ जाए तो आप क्या बोलोगे, आईएम में मेरा टेंटेटिव वैल्यूएशन की डेट लिखी हुई रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले डील को ओरिएंटेशन करेगा, वो अपने एम्प्लॉय को बोलेगा कि यार टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट देखो डील कैसी है, ठीक है। स्क्रीन करेगा अपने ना सीनियर लेवल, उधर देखेगा उसकी कमेटी में सीनियर लोग कौन कौन बैठे हैं, ठीक है। ड्यू डिलीजेंस करवाएगा कि यार इसकी रिलायबिलिटी कैसी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का सब कुछ चेक कराएगा, जो इसने मेरे को बोला इतना प्रॉफिट है, ये है वो है, तो ड्यू डिलीजेंस करवाएगा। अब ड्यू डिलीजेंस की फीस कौन पे करेगा, ड्यू डिलीजेंस कोई भी कंपनी करवा रही है, वो जो बिजनेस शार्क टैंक पे आए उनका ड्यू डिलीजेंस कराएंगे शार्क, तो इनकी फीस कौन पे करेगा, तो ड्यू डिलीजेंस की फीस जनरली पेड करते हैं वीसी, जो ड्यू डिलीजेंस करा रहा है वो फीस पे करेगा, ठीक है। फिर डील को स्ट्रक्चर कर देंगे, ऐसे डील बनाएंगे जिसमें दोनों पार्टी जीते, ठीक है। अब एक होता है टेक अलोन क्लोज, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि टेक अलोन क्लोज क्या होता है। अब टेक अलोन क्लोज क्या होता है, ये मेरा वीसी है, ये मेरा प्रमोटर है। तो ये मान लो कोई शार्क टैंक पे एक बंदा आया, उसने बोला कि आप मेरा 10% कंपनी का स्टेक ले लो, और 90% उसने अपने पास रखा, और वीसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, है ना। अब मेजोरिटी में कौन है, प्रमोटर ही है अभी भी, है ना, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, ओनर ही है। इस ओनर ने एक दिन अचानक ही एक दूसरे वीसी को ये पूरा 90% बेच के निकल गया, ठीक है। अपना ये 90% स्टेक इस वाले को बेच के निकल गया, और ये तो इधर बैठा ही रह गया, VC1 इसको चिपका गया, मतलब कि अभी मैं निकल गया, मेरे मान लो मेरे पे किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया था, और मैं तो गायब ही हो गया बिजनेस से, मेरे को किसी और को बिजनेस बेच दिया, तो इसमें मेरा तो नुकसान ही है ना। तो एक वो क्लोज डालते, बोले टेक अलोन क्लोज, मतलब आप जा रहे हो
तो आप हमें भी लेके जाओगे साथ में। तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है? वीसी को प्रोटेक्ट करता है कि अगर तुम निकल रहे हो प्रमोटर, तुम मेजोरिटी में हो, अगर तुम निकल रहे हो तो तुम हमें भी लेके जाओगे, क्योंकि तुम मेजोरिटी में, तुम तो बोर्ड भी तुम्हारी है, तुम बोर्ड में आके अपना डिसीजन पास आउट कर लोगे, हम क्या करेंगे, है ना? हमें तो तुम कभी भी ऐसे किसी के भी साथ डाल दोगे। तो बोलते हैं तुम जितना परसेंटेज अपना बेच रहे हो उतना परसेंटेज हमें भी बेचना पड़ेगा। मतलब तुम 90% अपना, तुम 90% बेच रहे हो ना, 90% स्टेक है तुम्हारे पास और तुम 90% बेचना चाहते हो, तो तुम तुम्हारा 90 का 90% ही बेच पाओगे। मतलब तुम तुम्हारा 90 का 90% बेच पाओगे, मतलब 81% तुम तुम्हारा बेच पाओगे और इसका मेरा का 90% बेच पाओगे, मतलब 9% इधर मेरा बेच पाओगे, तो वो मिला के 90% बिकेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, टेक अलोन क्लोज में ये एक वीसी था, VC1, और ये प्रमोटर था। ये 10% होल्ड करता था, ये 90% होल्ड करता था। अगर टेक अलोन क्लोज नहीं होता तो ये 90 डायरेक्टली बेच देता। अब ये 10% है, ये 0% है, ये 90% है। टेक अलोन क्लोज के बिफोर आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग टेक्नो, अब ये बोलेगा कि तू तेरा 90% का भी 90 बेच, तो तू मतलब तू 81% इसको बेच दे अपना, 9% स्टिल भी होल्ड रख, और तू 1% होल्ड कर अपना 9% बेच दे। इसका 90 इधर भी हो ही रहा है, नए वाले के पास तो स्टिल 90 ही जा रहा है ना, पर जा कैसे रहा है, इसका 81 जा रहा है और इसका 9 जा रहा है, 9%। ठीक है, तो टेक अलोन क्लोज ये होता है। क्या होता है, तो वीसी वीसी कंडीशन पुट करेगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि वीसी को ऑर्डर है, तो बोलता है कि वीसी मैं पुट ए कंडीशन दैट प्रमोटर में सेल ए पार्ट ऑफ हिज और हर से, कि मतलब प्रमोटर ही लड़का है या लड़की है, लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर स्टेक अलोंग विद द वीसी, अपना स्टेक बेचेगा, वीसी के साथ बेचेगा। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करता है वीसी को कि वो लेफ्ट बिहाइंड नहीं रह जाए अननोन मेजोरिटी शेयर होल्डर, कि अननोन पर्सन पे नहीं हो जाए। पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वीसी नॉमिनेट करेगा अपने बोर्ड में, जैसे ही वो सब कुछ हो जाता है वीसी अपना 1% बोर्ड में बिठाएगा कि यार मैं भी मेरा 1% बिठा देता हूँ बोर्ड में, जो क्या करेगा वीसी को रेगुलर अपडेट देता रहेगा। ठीक है, एग्जिट प्लान क्या होता है, अब एग्जिट प्लान दो तरीके से एग्जिट ले पाएगा वो। ठीक है, एग्जिट दो तरीके से कैसे ले पाएगा, कि आईपीओ के थ्रू एग्जिट लेगा क्या तो वीसी, या दूसरा प्रमोटर बोलेगा कि यार आप एक काम करो, देखो पहले ये देखो इसने क्या 10% स्टेक बेचा था ना, तो अब ये प्रमोटर रिक्वेस्ट करेगा 90% वाला कि एक काम करो यार मेरे को वापस से मेरा 10% दे दो, बाईबैक कर लेता हूँ मैं, आपका 0 कर देता हूँ, मेरा 100 कर लेता हूँ, है ना? बोलेगा ठीक है मैं बाईबैक करने के लिए तैयार हूँ। वीसी बोलेगा पर मेरे को क्या दे दे, IRR दे दे मेरे को 18 से 25% का, हर साल मैंने 5 साल के लिए पैसा लगा रखा है, 100 रुपये लगा रखा है, तो वो मेरे को 1.18 इसको 5 बार कर दे, इतना पैसा जो भी आता है वो दे दे, 5 साल के लिए पैसा लगा रखा है, तो 18 से 25% का मेरे को IRR दे दे, या मैं आईपीओ में एग्जिट लूंगा, दो तरीके से एग्जिट लूंगा, क्या तो आईपीओ में, क्या मेरा तू प्रमोटर बाईबैक कर ले। ठीक है, तो क्या क्या, डील ओरिएंटेशन, डील स्ट्रक्चरिंग, ड्यू डिलिजेंस, मेरा स्क्रीनिंग, मेरा पोस्ट इन्वेस्टमेंट एग्जिट प्लान। अब ये है तो प्रोसेस होती है फ्लो में, पर आपको अगर प्रोसेस है कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी लिखो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहले आप एग्जिट लिखो, फिर पोस्ट इन्वेस्टमेंट लिखो, फिर ड्यू डिलिजेंस लिखो, नहीं मतलब वो क्या होता है प्रोसेस, मतलब ये पहले डील ओरिएंटेशन होगा, फिर स्क्रीनिंग होगा, फिर ड्यू डिलिजेंस, फिर स्ट्रक्चर होगा, फिर तुम्हारा पोस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देखा जाएगा, तुम्हारा एग्जिट प्लान। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मेरा थोड़ा 20-25 मिनट का चैप्टर हो बाकी। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, मेरे 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, डोमेस्टिक ऑफशोर। ऑफशोर क्या होता है और ऑनशोर क्या होता है, 2 वर्ड होते हैं, एक बार सीख लो ऐसे ही, ऑफशोर और ऑनशोर। ऑफशोर क्या होता है जनरली, कि मैं इंडिया में हूं और ये फॉरेन है, तो फॉरेन मेरे लिए ऑफशोर है और इंडिया वाली एंटिटी मेरी ऑनशोर है। ठीक है, मेरे इंडिया वाले क्लाइंट मेरे लिए ऑनशोर क्लाइंट है, मेरे फॉरेन वाले क्लाइंट मेरे लिए ऑफशोर क्लाइंट है। क्या होगा, इंडिया वाले के लिए मैं ऑनशोर हूं, बाहर वाला ऑफशोर है, और बाहर वाले के लिए अपना वाला ऑनशोर है, बाहर वाला ऑफशोर है, मतलब बाहर वाला ऑफशोर होता है। ठीक है, सिंपल बड़ी। तो बोलता है कि आपका कैसे होगा, वीसी का स्ट्रक्चर कैसे होगा। मैंने आपको बोला कि 3 लोग होंगे मोस्टली, देखो ये एक ट्रस्ट कुछ होगा, ट्रस्ट हो सकता है, कंपनी हो सकता है, LLP हो सकता है, इसमें इन्वेस्टर होंगे और ये पैसा लगाएंगे कंपनीज में, ऐसा ही तो होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कंपनीज हो गई मेरी। ठीक है, अब इसमें ये कैसी कंपनी हो, तो इसका स्ट्रक्चर 2 तरीके से हो सकता है, तो डोमेस्टिक, एक ऑफशोर। ऑफशोर में भी 2 पार्ट, यूनिफाइड और ऑफशोर स्ट्रक्चर, यूनिफाइड और ऑफशोर स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो मैं पढ़ता हूँ डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक में क्या होगा, इधर से पढ़ो कि मेरा इंडिया का इन्वेस्टर होगा, वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल में पैसा लगाएगा। इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या होगा, मेरा कंपनी हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, ठीक है। और वो ये क्या करेगा, अब ये कंपनी है, उसको थोड़ी पता है कि किसमें पैसा लगाऊं, तो वो एक है ना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिठाएगा, जो क्या करेगा, कंपनी को देखेगा कौन सी कंपनी में पैसा लगाऊं, उसका ड्यू डिलिजेंस करेगा और वो इंडियन कंपनी में पैसा लगा देगा। ठीक है, सिंपल समझ में। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट व्हीकल में पैसा लगाएगा, इन्वेस्टमेंट व्हीकल एक एडवाइजर बिठाएगा, वो कंपनी में पैसा लगा देगा। ये चार्ट ना, ये मैंने बना रखा है, ये चार्ट, ये जो भी चार्ट बना रखे हैं ये मैंने बना रखा है, आईसीआई में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। एक सेकंड को, ये जो भी, एक सेकंड को, हाँ, ये जो भी चार्ट बना रखे ना ये मैंने बना रखे हैं, तो आपको ईज हो जाएगा एकदम। आईसीआई ने ये 2 चार्ट बना रखे और ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके में बना रखे, आधी आधी चीजें बना रखी, तो मैंने ये आपको चार्ट बना रखे, एकदम बहुत बढ़िया से चार्ट बनाया आपके लिए। आप एक बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये चार्ट में से आप पढ़ोगे तो आपको ऊपर वाले ही लिखना है इसलिए ना। तो डोमेस्टिक क्या होगा, जो इंडिया में फर्स्ट डोमेस्टिकली रेज करेगा फंड, डोमेस्टिकली मतलब इंडियन इन्वेस्टर से डोमेस्टिकली फंड रेज किया, ठीक है। ये क्या करेगा, पूल ऑफ फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर से पूल ऑफ फंड किया। फिर सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो कैरी करेगा असेट, जो क्या क्या करेगा, असेट मैनेजर बनेगा, इसे असेट मैनेजर बना दिया, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। ये इंडियन कंपनी के पोर्टफोलियो में पैसा लगा देगा। अब इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके आईसीआई की बुक में दे रखा है, बाकी टीचर की बुक में नहीं दे रखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर आप आईसीआई की मॉड्यूल खोलना, उसमें दे रखा है। जब मैं बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता था तो बच्चे बोलते थे कि ये तो दे ही नहीं रखा है, आप सर ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, सर वो प्रोजेक्शन माइलस्टोन में इनकम बैलेंस शीट केस फ्लो तो किसी ने नहीं दे रखा है, ये तो सर आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, सर ये इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम में ये टेंटेटिव वैल्यूएशन तो दे ही नहीं रखा है, सर आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, सर ये टेबल ऑन क्लोज तो दे ही नहीं रखा है, सर आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, किसी टीचर ने कुछ डाल रखा है, किसी ने कुछ नहीं डाल रखा, मैंने सब कुछ डाल रखा है, और ये कुछ भी आ सकता है तुम्हारी एग्जाम में, ठीक है। ये पॉइंट भी आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। अब मेरा वीडियो लंबा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ आपको, अच्छे से बता रहा हूँ। अगर मैं भी ये करूँ, मैं भी 1 घंटे में वीडियो खत्म कर दूं, मेरे को नहीं करना 1 घंटे में वीडियो खत्म, आपसे आधे घंटे और डाल दो, पर आपको समझ में तो आना चाहिए एटलीस्ट, है ना। चलो छोड़ो वो सब, आप आओ उधर। इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या होता है, एज ए सेटअप, एज ए ट्रस्ट और कंपनी सेटअप होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एज ए ट्रस्ट और कंपनी सेटअप होगा। मैंने तो बोला था सर वीसी क्या हो सकता है, आपने तो बोला था वीसी मेरी 3 चीजें हो सकती है, स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो ट्रस्ट भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है। पर आप डोमेस्टिक में ऐसे ही क्यों बोल रहे हो कि कंपनी और ट्रस्ट ही होगी, एलएलपी क्यों नहीं होगी। तो वो इसने बोला क्या, इंडिया में ना एलएलपी अलाउ नहीं होती, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिट कर देते हैं, पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिट कर देते हैं, तो पार्टनर उतना ही लाइबल होता है। अगर कोई किसी ने केस किया तो पार्टनर बोलेगा कि देखो मेरी इतनी लाइबिलिटी है, मैंने लिमिट कर दी। तो ये स्ट्रक्चर इंडिया में इतना फेमस नहीं है एलएलपी वाला, और ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है डेवलप्ड कंपनी में, यूएसए यूरोप वगैरह में ना एलएलपी चलता है, पर इंडिया में लोग प्रीफर करते हैं कि कंपनियां ट्रस्ट ही हो। इंडिया में मोस्टली ट्रस्ट ही प्रीफर करते हैं, तो बोलता है कि वो ट्रस्ट और कंपनी सेटअप होगी, इंडिया में अलाउ नहीं है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो जो मैंने तुम्हें बताया तो उधर से मैंने लिंक भी कर दिया कि मेरा कंपनी एलएलपी और ट्रस्ट होता है, पर इधर एलएलपी क्यों नहीं है उसका भी रीजन बता दी, ठीक है। ऑफशोर में मेरा क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर होगा, वो पैसा लगाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट व्हीकल में, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या बनाएगा, ये फॉरेन वाले में लगाएगा, ठीक है। फॉरेन वाला अपने फॉरेन फंड मैनेजर को पैसा देगा कि तू एक काम कर, पैसा लगा दे इंडियन कंपनी में, पर ये फॉरेन का इन्वेस्टमेंट मैनेजर, उसे थोड़ी पता इंडिया की कंपनी कैसी, इंडिया का मार्केट कैसा है, तो वो पैसा देगा, एक बंदा अपॉइंट करेगा, उसे बोलेगा कि इंडियन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो तू मेरे को एडवाइस कर मैं कौन सी कंपनी में पैसा लगाऊं। तो पैसा लग रहा है इंडियन कंपनी में, ठीक है। अगर पैसा फॉरेन वाले में लग रहा है तो मैं क्यों पढ़ूंगा, ठीक है। फॉरेन कंपनी में वो फॉरेन के लिए डोमेस्टिक हो गया, मैं क्यों पढ़ूंगा कि फॉरेन वाला इन्वेस्टर थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट व्हीकल पैसा लगा रहा है इंडिया की कंपनी में, ठीक है। तो अंडर स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट व्हीकल एलएलपी, और ये देखो ये क्या हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी हो सकती है और लिमिटेड पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है। फॉरेन में ज्यादा ट्रस्ट वगैरह का इतना कॉन्सेप्ट चलता नहीं, तो ये ऐसा, तो ये क्या हो सकती है, एलएलसी और एलएलपी भी हो सकती है, जो जुडिक्शन आउटसाइड इंडिया में क्या हुई बनी हुई रहेगी। और असेट मैनेजर क्या, ऑफशोर मैनेजर, वाइल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया कैरी आउट ड्यू डिलिजेंस, ये ड्यू डिलिजेंस कैरी करेगा और ये इसका एक मैनेजर रहेगा, ठीक है। अभी यूनिफाइड में क्या होगा, ऑफशोर में 2 ऑफशोर स्ट्रक्चर बता ही दिया मैंने तुम्हें। यूनिफाइड में क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर
इन्वेस्टमेंट व्हीकल में पैसा लगाएगा, वो अपना एक मैनेजर बिठाएगा, वो मैनेजर किस में पैसा लगाएगा, जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है ना उधर पैसा लगाएगा। मतलब ये वाली चीज अपना वो सेम था फर्स्ट डोमेस्टिक की जैसे, और ये वाले लोग एक्स्ट्रा आ गए इन्वेस्टर की जगह, है ना। अब पैसा कैसे आ रहा है कि फॉरेन का इन्वेस्टर था, उसने पैसा लगाया फॉरेन की इन्वेस्टमेंट व्हीकल में, उसने पैसा दिया अपने मैनेजर को, ठीक है, मैनेजर ने पैसा लगाया इन्वेस्टमेंट व्हीकल में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल ने पैसा लगाया इंडियन इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को, उसने इंडियन कंपनी में डाला, ठीक है। और इसमें तो पैसा लगा ही सकता है इंडियन एडवाइजर, इसमें तो पैसा लगा ही सकता है, इंडियन इन्वेस्टर इधर पैसा लगा ही सकता है, इंडियन इन्वेस्टर, क्योंकि ये क्या है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो इंडिया में रजिस्टर है, तो इसमें इंडिया वाला तो पैसा लगा ही गए। अब यूनिफाइड क्यों बोला, क्योंकि फॉरेन वाला भी पैसा लगा रहा है और इंडिया वाला भी पैसा लगा रहा है। इस वाले में क्या था, इंडिया वाला पैसा नहीं लगा पा रहा था, खाली फॉरेन वाला ही लगा पा रहा था, क्योंकि इसमें इंडिया की इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं थी, ये बाहर वाली इन्वेस्टमेंट व्हीकल थी, बाहर वाला मैनेजर था और इंडिया का एडवाइजर था, ठीक है। तो इसमें इंडियन एडवाइजर भी पैसा लगा पाएगा ऐसा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, सिंपल। लास्ट टॉपिक है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है कि मैं अब एक बिजनेस चला रहा हूँ, उसके बाद में ये बिजनेस कौन चलाएगा, मेरा इस बिजनेस को आगे सक्सेशन, इसका सक्सेशन कौन होगा, है ना, इस बिजनेस को आगे कौन चलाएगा। तो मान लो ये एक बिजनेस है, ठीक है, टाटा। तो आज मिस्टर रतन टाटा की डेथ होगी, इसके बाद में इस बिजनेस को कौन चलाएगा, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, IRIL, ठीक है। इसमें अभी है मिस्टर मुकेश अंबानी। अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद में बिजनेस कौन चलाएगा, ठीक है। तो ये बिजनेस को बाद में चलाएगा कौन, उसकी प्लानिंग करने को बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। अब इस सक्सेशन प्लानिंग में 3 क्वेश्चन है। व्हाई देयर इज नीड फॉर सक्सेशन प्लानिंग। अगर अंबानी पहले ही डिसाइड कर ले कि इस बिजनेस पे कौन बैठेगा, अनिल, इस बिजनेस किसको दूंगा, अनिल अंबानी मेरे भाई को दूंगा, या मेरे बेटे अनंत अंबानी को दूंगा, मेरे बेटे आकाश अंबानी को दूंगा, मेरी बेटी ईसा अंबानी को दूंगा, पहले ही डिसाइड कर ले, तो उससे क्या होगा, रिस्क का मिटिगेशन हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। रिस्क कम कैसे हो जाएगा कि अगर जैसे ही लीडर क्वाइट कर जॉब से निकलता है, हमें टेंशन रहेगी नहीं, हमें तो पता है कौन आने वाला है बिजनेस में, है ना, तो बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। टैलेंट पाइपलाइन, टैलेंट पाइपलाइन क्या होगा, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसे बोलते हैं कि तुम्हें CFO या CEO बना देंगे, तुम बहुत अच्छे से काम करो, तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है कि हाँ यार मैं भी CEO CFO बन सकता हूँ, मैं भी बाद में सक्सेशन प्लानिंग का पार्ट बन सकता हूँ, ठीक है। कोज रिमूवल, कोज रिमूवल क्या होगा, मान लो एग्जिस्टिंग लीडर है ना कपेबल, मतलब गिल्टी, उसको कोई भी फ्रॉड वाले केस में गिल्टी हो गया, वो उसने फ्रॉड किया था, ये किया था, वो किया था, अगर उसे भगा दे कि यार तू फ्रॉड कर रहा है तो इधर से गायब हो जा, अगर उस केस में पहले ही उसको भगा दिया, भगाने के बाद में अगर मैं नया CFO ढूंढने जाऊंगा तो मेरे को टाइम लगेगा। अगर मेरा पहले से प्लान किया होगा ये CFO इधर आके बैठ जाएगा तो बढ़िया है ना, मेरा टाइम खराब नहीं होगा। और कभी भी ऐसा कुछ भी होता है तो मैं हाथों हाथ निकाल सकता हूँ जब मेरे को पता है मेरे पास दूसरा CFO रेडी है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, कोई लड़ेगा नहीं, आकाश अंबानी, अनिल अंबानी, ईसा अंबानी, अनंत अंबानी लड़ेंगे नहीं कि यार अभी ये पापा की डेथ हो गई तो अभी अब कौन इधर बिजनेस को संभालेगा, क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग करी हुई है तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म पहले से ही है ना, सबको पता है कौन आने वाला है। अलाइनिंग, अभी मुकेश अंबानी की डेथ हो जाती है तो अनंत अंबानी के भी उसूल उसके जैसे होंगे, उसके विजन कल्चर उसके जैसे ही रखेगा कि मेरे पापा को ऐसा पसंद था कि मैं भी ऐसे ही करूँ। लीडर अचानक चेंज नहीं होगा, बिजनेस अलाइन रहेगा, जो पहले वाला लीडर काम कर रहा था वैसे ही दूसरा लीडर काम करेगा। तो सक्सेशन प्लानिंग उसका अगर बेटा वगैरह आ जाता है तो ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, रिस्क मिटिगेशन, टैलेंट पाइपलाइन, कॉज रिमूवल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, अलाइनिंग, ठीक है। रिस्क मिटिगेशन, टैलेंट पाइपलाइन, कॉज रिमूवल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म और अलाइनिंग, ठीक है। बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग, बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग क्या होगा,
पहले इवैल्यूएट करेगा वो की लीडरशिप पोजीशन। की लीडरशिप पोजीशन क्या होती है कि अब उनके पास ना 3 पोजीशन, 3 बिजनेस है। एक जियो है, एक रिलायंस ट्रेंड्स है और एक मुंबई इंडियंस है। तो पहले वो देखेगा इन सब में सीईओ की जरूरत है। सीईओ सीईओ सीईओ, ठीक है। तो वो क्या देखेगा कि कौन सी की लीडरशिप पोजीशन मेरे पास खाली है। तो मेरे पास कौन सी है, 3 की लीडरशिप पोजीशन मेरे पास खाली है। कौन सी? जियो, रिलायंस ट्रेंड्स और मुंबई इंडियंस, ठीक है। मैप कॉम्पिटेंसी फॉर रिक्वायर्ड वर्कफोर्स, फिर वो देखेगा कि जियो है ना, अनंत अंबानी है ना, उसको क्या है, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री की ज्यादा नॉलेज है, जियो भी इसी ने स्टार्ट किया, तो अनंत को मैं ये दे देता हूँ। ट्रेंड्स, ईसा अंबानी को क्या है, फैशन सेंस का नॉलेज है, तो ईसा अंबानी को मैं ये ट्रेंड्स वाला काम दे देता हूँ, क्लोथिंग वाला बिजनेस। मुंबई इंडियंस, आकाश को है ना स्पोर्ट्स वाले में इंटरेस्ट है, उसको समझ में आता है किस प्लेयर को लेना है, कैसे बिजनेस चलेगा, तो आकाश को ये वाला दे देता हूँ। ऐसा अंबानी ने डिसाइड किया, ठीक है। तो वो मैप कॉम्पिटेंसी देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा कौन से रोल के लिए किसको बिठाना चाहिए। आइडेंटिफाई करेगा कॉम्पिटेंसी ऑफ करंट वर्कफोर्स, कि कौन सा कॉम्पिटेंट है, अनंत कॉम्पिटेंट है, ईसा कॉम्पिटेंट है, आकाश कॉम्पिटेंट है ना। या फिर पहला इन्हें, फिर जो आउटसाइडर है उनको भी सोचेगा कि यार कोई आउटसाइडर को बुला सकता हूं क्या, ठीक है। फिर होता है ब्रिज लीडर। ब्रिज लीडर क्या होता है, इंटरनली कोई हायर नहीं हुआ तो उसने आउटसाइडर को बुलाया, आउटसाइडर को कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बुलाया, कि मान लो अनंत अभी एमबीए में पढ़ाई कर रहा है, तो बोला कि इसको अनंत को मैं जियो तो दे दूंगा, पर उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, टेम्परेरी बेसिस पे मैं एक सीएफओ या सीईओ को बिठा लेता हूँ, ठीक है। और ये मुकेश अंबानी और ये अनंत, पहले मुकेश अंबानी संभालता था, अब टेम्परेरी बेसिस पे एक सीईओ को उन्होंने हायर किया। तो ये सीईओ ने क्या किया, एक ब्रिज बना दिया ना दोनों के बीच में, है ना। दोनों के बीच में एक ब्रिज किसने बनाया, टेम्परेरी जो सीएफओ था उसने, कि मुकेश अंबानी था और अनंत अंबानी था, इन दोनों के बीच में 2 साल का टाइम पीरियड था, 2 साल के टाइम पीरियड के लिए वो सीईओ आ गया। तो क्या बोलता है, ब्रिज लीडर ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ आउटसाइडर इज ए ब्रिज लीडर विल हेल्प टू डेवलप द बिजनेस एंड प्रिपेयर यंग फैमिली मेंबर फॉर लीडरशिप रोल, कि यंग फैमिली मेंबर मेरा लीडरशिप रोल के लिए आ जाएगा, इसके लिए ये ब्रिज बना देता है, ठीक है। तो ये क्या है, पहला वो रिलेट करेगा की लीडरशिप पोजीशन की, मेरी की लीडरशिप पोजीशन क्या क्या है, ठीक है। मैप कॉम्पिटेंसी करेगा रिक्वायर्ड पोजीशन के लिए, कौन कौन कॉम्पिटेंट है, ठीक है। आइडेंटिफाई करेगा कॉम्पिटेंसी ऑफ करंट वर्कफोर्स, कि मेरा कौन से करंट वर्कफोर्स कौन से कैपेबल है ना। ब्रिज लीडर बना देगा, आउटसाइडर को एक बार बिठा देगा उस पोजीशन पे, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या होते हैं सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग में चैलेंजेस क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या होंगे कि मान लो अभी एक पीडब्ल्यू है, फिजिक्स वाला आप किसकी वजह से जानते हो, अलग पांडे की वजह से, ठीक है। जोमेटो आप किसकी वजह से जानते हो, दीपेंद्र गोयल की वजह से, ठीक है। एमबीए चाय वाला था, वो किसकी वजह से जानते थे, प्रफुल्ल, है ना। और तुम्हारा चाय सुट्टा बार है वो अभिनव, ठीक है। तो क्या होता है, फाउंडर क्या होता है, फेस होता है स्टार्टअप का, फाउंडर के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकता। बोलते कि अब क्वेश्चन क्या है कि सक्सेशन प्लानिंग चैलेंज क्यों है, स्टार्टअप के लिए सक्सेशन प्लानिंग सुटेबल क्यों नहीं है। बोलते स्टार्टअप में क्या होता है, एक बिजनेस बहुत छोटी स्टेज पे रहता है, तो लोग फाउंडर पे पैसा लगाना चाहते हैं, लोग फाउंडर से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए लोग उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। तो बोलते फाउंडर इज द फेस ऑफ द बिजनेस, विदाउट फाउंडर हम आइडिया और एग्जीक्यूशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब मैं बोला एक फाउंडर है, फाउंडर की जगह में किसी और, फाउंडर को क्या था, वो अपना बिजनेस सोच के चला रहा था उस बिजनेस को, ठीक है। मैं किसी और बंदे को लेके आ जाऊंगा 1.5 करोड़ की सैलरी, 2 करोड़ की सैलरी में, वो तो कॉर्पोरेट वाला बंदा होगा ना, कॉर्पोरेट मजदूर होगा ना। तो बोलते हैं फाउंडर का माइंडसेट और कॉर्पोरेट का माइंडसेट दोनों का डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रखा है कि फाउंडर माइंड आर डिफरेंटली वायर्ड, उसके दिमाग के तार अलग रहेंगे, वो दिमाग कुछ अलग तरीके से सोचेगा, कॉर्पोरेट वाला बंदा वही तरीके से सोचेगा, फाउंडर कुछ अलग, उसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और स्टार्टअप के लिए क्या प्री मेच्योर है,
स्टार्टअप थोड़ी सोचेगा यार मेरे सक्सेशन प्लानिंग क्या होगी, उसे खुद को ही नहीं पता मैं 10 साल 20 साल चलूंगा नहीं चलूंगा। वो थोड़ी सोचेगा कि 100 साल बाद में, अगर मैं 40 साल बाद में मर गया तो मेरे आगे कौन आएगा, उसे खुद को ही नहीं पता। मैं जितने दिन जिंदा हूं तब तक तो चल जाएगा क्या मेरे बिजनेस। तो ये प्री मैच्योर है फॉर स्टार्टअप फॉर इंप्लीमेंटिंग सक्सेशन प्लानिंग। फाउंडर आर द फेस ऑफ द बिजनेस, प्री मैच्योर फॉर स्टार्टअप, और फाउंडर माइंडसेट आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट माइंडसेट। अंदर का भी तुम्हें मैंने बता दिया क्या होगा। रिवाइज करना है, इधर से मैं रिवाइज कर सकता हूँ। सक्सेशन प्लानिंग में 3 क्वेश्चन, व्हाई देयर इज नीड, रिस्क मैनेजमेंट, टैलेंट पाइपलाइन, कॉस्ट रिमूवल, अलाइनिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग की स्ट्रेटेजिक की लीडरशिप पोजीशन देखेगा, मैप कॉम्पिटेंसीज देखेगा, और आइडेंटिफाई कॉम्पिटेंसीज देखेगा, ब्रिज लीडर हो जाएगा। चैलेंजेस क्या है, फाउंडर माइंडसेट आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट माइंडसेट, प्री मैच्योर फॉर द इंप्लीमेंट, फाउंडर आर द फेस ऑफ द स्टार्टअप। ठीक है, और ये वाला 7 से 10, 59, 37, 35, 13, 13, लो, मीडियम, सफिशिएंट हाई, वेरी हाई, एक्सट्रीम। डील ओरिएंटेशन करेगा, स्क्रीन करेगा, ड्यू डिलिजेंस का स्ट्रक्चर करेगा, पोस्ट इन्वेस्टमेंट, एग्जिट प्लान। ठीक है, ऑफशोर फंड, डोमेस्टिक फंड, ऑफशोर में 2, ऑफशोर स्ट्रक्चर और यूनिफाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके पास, अब आपको कॉन्सेप्ट नोट चाहिए होंगे या आपको ये चार्ट चाहिए होंगे, तो दोनों मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नहीं, आप अगर लैपटॉप वगैरह में देख रहे हो तो ये देखो मैंने इधर QR दे रखा है, ये QR को अपने मोबाइल से स्कैन करो और सीधा टेलीग्राम चैनल पे जाओ। इतनी मेहनत भी मत करो तुम, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक ज्वाइन करो, ये सब भी मत करो। तीसरी चीज़, अगर आपके पास मोबाइल हो तो स्क्रीनशॉट लो, और अगर आपके पास सैमसंग वगैरह कुछ है तो सर्कल टू सर्च करके चले जाओ, या अपना उधर डाल दो, या डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दिया भाई। ठीक है, ये सब हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि हमें अच्छा लगा। ठीक है, या सर ये आप ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हो, हमें तो इतना पढ़ने का मतलब ही नहीं है, हमें तो खाली क्या पॉइंट टू पॉइंट बता दो। ठीक है, अगर आपको ऐसा है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला नोट से मैं फटाफट आपको आधे घंटे के अंदर, 25 मिनट के अंदर, 30 मिनट 40 मिनट के अंदर अंदर आपको फटाफट रिवाइज करा दूंगा, ताकि आप फटाफट एग्जाम डे पे क्या करोगे, आप ये सब कुछ रिवाइज कर लोगे। ठीक है, फटाफट। इसके बाद में आपको चाहिए होंगे तो वॉइस नोट वगैरह वो भी आपको शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम, मेरे को बस लिख देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना आपको और कुछ वीडियो चाहिए हो इसके रिलेटेड, स्टाफ के रिलेटेड, या कुछ आपको और समझने हो सर, हमें आप पिच दिखाओ कैसी होती है, मेरे पास है, मेरे पास PPT पड़ी है, आपको दिखा दूंगा, है ना। सर आप मेरे को बताओ कि PE और IB और मेरा VC, इनमें डिफरेंस क्या होता है, मैं बता दूंगा आपको, वो भी बता दूंगा। आप बस मेरे को कमेंट करके बता दो आपको जो भी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त काम करते हैं, मेरा उनसे डेली बेसिस पे डिस्कशन होता रहता है कि ये ऐसे काम कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है। बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं, बहुत सारे मैंने खुद से पढ़ाई की है ना। मेरे पास फिनेंशियल मॉडल भी है, मेरे पास LBO मॉडल भी है, मेरे पास म्यूचुअल फंड का भी सब कुछ है ना। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, FNO वगैरह का भी है मेरे पास। तो तुम बोलोगे मेरे को, मैं सब आपको दिखाऊंगा कि कैसा होता है। आप मेरे को बता दो बस कमेंट सेक्शन में कि ये मेरे को चाहिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं।